अर्चना मैम, अभी शुरुआत आपसे करते हैं। आप प्लीज अनम्यूट करके एक बार लाइव आइए, बताइए। थैंक यू। थैंक यू वीरेंद्र जी। पहले तो बहुत बहुत बधाई AIMTPA को। एक शुरुआत जब हुई थी तो ऐसा था कि एक इंस्टीट्यूट या एक एसोसिएशन आ रही है, तो एक बोलते हैं ना, एक एक्सपेक्टेशंस होती है। एंड बिलीव मी, दिस एसोसिएशन हैज एक्चुअली स्टूड बाय द एक्सपेक्टेशंस। तो अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो कई सारी रिप्रेजेंटेशंस गई हैं, और एक के बाद एक रिप्रेजेंटेशंस गई हैं। मतलब वी आर नॉट वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, एंड वी आर नॉट वेटिंग इट टू बी एक्नॉलेज्ड। हम नहीं चाहते कि सरकार आके कहे कि नहीं, AIMTPA ने हमारे को रिप्रेजेंट किया है। हम हमारे काम में लगे हुए हैं और बड़े सिंसियरली लगे हुए हैं। तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, एक पॉजिटिव माहौल मिलता है। और बिलीव मी, हम जैसे जो छोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो GST सीख रहे हैं अभी, मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि मैं बहुत अभी, मेरी तो नॉलेज हार्डली कुछ है GST के मामले में। बट जब ऐसा एक दायरा बनता है जहाँ पे आपकी बात रखी जाती है, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको आगे ले जाते हैं, तो एक बड़ी मोटिवेशन हो जाती है। एंड जब लास्ट टाइम भी लेट फीस, जो अभी जून 2020 में लेट फीस की बात हुई थी, तो स्वप्निल सर थे और वीरेंद्र सर थे, तो लगातार एक डिस्कशन हो रही थी कि मैडम लेट फीस वाला कुछ बना दो, कहीं कुछ रिप्रेजेंटेशन हो जाए, लेट फीस ड्रॉप हो जाए या कम हो जाए। तो उस टाइम जो लेटर गई थी तो काफी रिस्पॉन्स भी अच्छा आया था और लेट फीस ड्रॉप भी हो गई थी। इस बार भी चलो गवर्नमेंट ने हमारी बात मान ली, बट एसोसिएशन का होना अपने आप में एक एक बोलते ना, बंधी मुट्ठी लाख वाली बात हो जाती है। इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन शायद कोई उसको पर्सनल लेवल पे ले जाए ना ले जाए, बट एसोसिएशन की बात ही बहुत बड़ी है। और उसमें जब सुधीर सर का जब मैसेज आता है तो मॉर्निंग यू गेट अप एंड यू हैव वन मैसेज एंड यू गेट बूस्टेड, यू आर सो हैप्पी कि देयर इज समवन हु इज टेकिंग दी, बोलते ना, एक बेटन लेके मैं चल रहा हूँ, आप आ जाओ मेरे साथ। और बड़ा अच्छा लगता है। एंड एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि मैं फेसबुक पर जब मैं ज्वाइन किया था, 2007 या 6 की बात थी, तो उस टाइम पे सुधीर सर वाज दी फर्स्ट पर्सन जिसको मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, और उन्होंने वो एक्सेप्ट कर ली थी। तो मेरे लिए ना, क्योंकि हम नए सीए थे, मार्केट में नए थे, तो किसी सीए ने, किसी सीनियर सीए ने हमारी फेसबुक की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड थैंक यू AIMTPA अगेन फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म टू अस। आई विल कम टू दी, थोड़ा सा जो 4 साल हमारे GST के हो गए। जब 2016 में मॉडल लॉ आया था, तो बड़ी एक जिज्ञासा थी कि कैसे होगा ये। और जो प्रीवियस लॉज थे, हर लॉज के अपने चैलेंजेस थे, डेफिनेटली अलग अलग लॉज थे, उसको मिक्स करना, कोई एक्साइज का एक्सपर्ट है, कोई सर्विस टैक्स का एक्सपर्ट है। तो कई बार ऐसा होता था कि सर्विस टैक्स की नॉलेज है, एक्साइज की नहीं है, एक्साइज की है तो वैट की नहीं है, तो वैट वाले ने कुछ गाइड कर दिया और एक्साइज वाले ने कुछ नहीं गाइड कर दिया, तो वो बड़ा मिक्सअप हो जाता था। अब हो गया है, एक सिंगल लॉ हो गया जिसने कई सारे लॉज को एक मर्ज कर दिया। तो एक ऐसी जिज्ञासा थी कि एक पूरा, एक वन नेशन, one tax, one rate, it was supposed to be something, a brain changing, or maybe a perspective completely change होना था। और दूसरा, क्योंकि मेरी थोड़ी टेक्नोलॉजी की तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा थी, तो हमको उस टाइम समय ऐसा था कि टेक्नोलॉजी जो आने वाली है वो बड़ी रोबस्ट आएगी। और हमने उन लोगों को कहा था कि आप देखिएगा एक बार को कि कैसे डेटा आपका प्रोसेस हो जाता है फटाक से, और इमीडिएटली डेटा अपलोड करो, चली जाएगी। कई सारे डेटा आपके ऑटोमेटेड होंगे, आपको तो परेशान होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड वी गेव देम द एग्जांपल ऑफ BSC एंड ऑल दोस सिस्टम्स के कैसे इट हैज बिकम इजी कि स्टॉक ब्रोकर अपने घर में बैठे बैठे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो ट्रेडिंग कर लेता है और पता भी नहीं चलता किसी को। तो उस लेवल की हमने एक GST के सिस्टम की उम्मीद लगा रही थी। बहुत अच्छे कई भी उतरा है। थोड़े से बेनिफिट्स मैंने कुछ जो नोट डाउन किए हैं 4 सालों में, कि सबसे बड़ा बेनिफिट जो अगर हम देखेंगे GST का आया है, तो बिजनेस सोसाइटी को तो एक तो ऑक्ट्राई खत्म हो गया। ऑक्ट्राई वाज द बिगेस्ट थिंग that people were bothered about. It used to be not only a cost, but it used to be a stress. So there is a huge saving that has come to the business fraternity. उनका जो ऑक्ट्राई का चैलेंज था कि हर नाके पे जाते थे और उनको वहां पे ऑक्ट्राई क्लियर करो, उसके पेपर्स क्लियर कराओ, and many a times they used to have this challenges that they have personally called for to get the verified. तो वो एक हो गया। दूसरा जो कॉमन क्रेडिट सिंकिंग वगैरह थी, तो वो कई सारे ऐसे बेनिफिट्स थे जो एक्चुअली क्रिस्टलाइज हो गया। जैसे कैपिटल गुड्स की क्रेडिट थी हमारी, आज आपको उसी महीने में, जिस महीने में अपने कैपिटल गुड्स खरीदा, चाहे आपके 10 करोड़ के गुड्स हो कैपिटल गुड्स,
उसकी क्रेडिट आपको मिल जाती है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। एंड टेक्नोलॉजी की भी आप देखोगे तो आज के दिन ई इनवॉइस आ गई, आपकी ई वे बिल्स आ गए। जब शुरू हुआ था तब थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, बट डेफिनेटली इट हैज गियर्ड अप। 1.5-2 सालों में तो उन्होंने काफी अच्छा कर लिया है। बट स्टिल कमिंग टू दी सेटबैक्स दैट वी हैड, जो हमने सोचा था कि जीएसटी विल गिव अस अ लिवरेज, जो वो कहते हैं ना कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगी, या challenges of interpretation of laws because of digitization will be over because there will be clarity, क्योंकि फॉर्म उस तरह से आएगा, इंफॉर्मेशन उस तरह से जाएगी, तो बहुत सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी सोल्यूशन के साथ आएंगी। सो थोड़ा सा वो एक चैलेंज रह गया कि समवेयर जीएसटीएन, and I will not say it has failed us, but still it has not matched the expectations. अभी हम थोड़े दिन पहले रिफंड यूटिलिटी कर रहे थे। Believe me, that refund utility is a nightmare. But if you put it in another way, it is an automated technique. You're sitting in office and you're able to do it. So there is an advantage. But had it been in a way where we can leverage the entire data into one form, and you just have to validate the data instead of filling the entire data, reiterating the entire information. तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक जो विजन लेवल पे थोड़ा सा गैप है टेक्नोलॉजी के मामले में, वो थोड़ा सा उनको ध्यान रखना होगा। एंड द सेकंड लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी हैज नॉट बीन इवन कमिंग इनटू द पिक्चर। सो अगर आप ईवे बिल देखोगे तो ईवे बिल में उन्होंने वाहन सिस्टम को उन्होंने सिंक्रोनाइज कर दिया, और RFID टैग्स आ गए, वहां पे आपकी व्हीकल्स मूव हो जाती। बट इफ यू गो टू जीएसटीएन पोर्टल यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग। तो कई बार क्या होता है ना, यू लूज आउट दी योर बोलते हैं ना जो सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स। व्हाई? बिकॉज द सिस्टम इज नॉट हेल्पिंग यू आउट। सो फॉर टुडे इफ यू आस्क मी, आपको अगर आपका रिटर्न फाइल करना है, एंड इफ बाय सम चांस you file a return which is not having accurate data, you cannot go back and edit the data, you cannot go back and revise the data. Now what is happening is, definitely there are certain challenges, but a person who is having this glitches, or due to this oversight, because it is a business, you have only few days to upload your data. And since GSTN has not come up with that level of automation, even the business fraternity is not geared to bring in the automation. Reason is there is a gap. If you bring in certain automation in your company and tomorrow the perspective changes. So if I come back to this, there was a time when companies actually wanted to have a e-invoice system, but then there was a delay of 6 months, and there was even a talk under the town that यहाँ पे शायद ये आगे ना बढ़े, या आप Annex 1 Annex 2 की बात कर लो, जो सिस्टम लेके आने वाले थे, people were geared to put that into place and it got scrapped. But then you see 2B, it came overnight, you were not prepared and you were told that 2B aa chuka hai karke. It was a definitely extended version of 2A, but there was no discussion, there was no white paper floated on it, why it was brought in, and still it is not notified. So that uncertainty is still lingering somewhere. This has to be taken care of. Yes, definitely the technology has given us a lot of advantage. So अगर मुझे कोई डेटा चेक करना है, मुझे कोई इनवॉइस चेक करनी है, I can go to the GSTN portal even at a midnight 2 a.m. and I can download the data, I can check my numbers, I can go to my ITC numbers and check, I can look at my electronic credit ledger, or I can look at the particular bill amount that I would have raised it at any point of time. So that comfort is there. But again, if you come back, you have 36.4. 36.4 is restricting your ITC, which is restricted to 5%. Now, if you come back, definitely QRMP system is there. QRMP system is there, but then people are, bit apprehensive in putting the data in IFF. कोई उसमें IFF में input डाल देता है, कभी नहीं डालते. And then again, there is a limit of 50 lakhs. So why these limits? When it is a technology, when the data is available, when you have such a huge server, when we talk about robust server, why do you have these limits? For example, if you want to download a e-way bill month-wise data, you can download between 8 o'clock to 12 o'clock. Now, what about the people who are not working between these two timelines? What if the person is working in a second half? So he has to change his schedule and come down on the next day and download the data. And many times, even if you look at the e-way bill portal, you get a data of e-invoice only for 2 days. You can go back to 2 days and you can download the data.
You cannot go back and download the data of April. It is my invoice. It is my e-invoice. It is my invoice having IRN. So why is department not allowing this data leverage? We are not asking something which is of third party data. ये हमारा डेटा है, हम ही कोई डाउनलोड करना है, but you are restricting us. Why this? Why don't we have a robust server giving us some benefit? So definitely we have a huge advantage because of GST. Today we are talking to each other, and if I'm speaking from the same platform as Arpit sir and Sudhir Halakandi sir, believe me, this is because we have a GST. So definitely we have advantage, but again, we still need to gear up. So this is my submission for GST 4 years. Virendra ji, all yours. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर दिस। 4 सालों के लिए बयान करना 10 मिनटों में बहुत मैं जानता हूँ बहुत हार्ड है आपके लिए, पर मैम ऐसा ही है, समय की मर्यादा भी है। विचार जो आपने बताया बहुत ही सही है। टाइम लिमिट हमारे लिए नहीं होनी चाहिए, पर वो गलत है मैम। फिर भी थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू अगेन। अर्पित सर, मैं आपको माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ, आप एक बार अपने भी विचार रखिए। जी हाँ। थैंक यू बोथरा जी। पहले तो मेरी तरफ से AIMTPA को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने जो इतने कम समय में अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, चीजों को, इश्यूज को रेज किया है और उसके सॉल्यूशन आए हैं। और जैसा आपने अभी अपडेट किया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी आपके पास फोन आया है, तो ये सब आपके जो अथक प्रयास हैं और मेहनत है उनको दर्शाता है और रिफ्लेक्ट करता है। And it is all because you are dedicated and the association is dedicated for the betterment of the profession. और जो आपका पहला सेमिनार है, जैसा हम बोलते हैं कि शुरुआत ओपनर्स में अगर हमारा नाम शामिल हुआ है तो इट्स अ प्रिविलेज to be a part of this opening session and along with sharing dais with Archana ma'am and Sudhir sir. So it's always a pleasure to be a part of this. और जो हमारा आज का टॉपिक है 4 years of GST, अर्चना मैम ने बहुत वैलिड रीजंस दिए हैं, तो मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। और कहीं ना कहीं हमें जीएसटी ने इतने सारे रीजन दिए हैं कि जो सब जने अगर रिपीट नहीं भी करे तो भी उनके पास सफिशिएंट चीजें होंगी बोलने के लिए। तो शुरुआत जब करूंगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में केशवानंद भारती का एक डिसीजन आया था ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का 13 जजेस बेंच का, जो 7:6 की मेजोरिटी से डिसाइड हुआ था। और उसके बाद आज तक कभी 13 जज बेंच बनी नहीं। तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजन जो है इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट, वो आर्टिकल 368 से आप अमेंड कर सकते हो। यू कैन अमेंड, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आर्टिकल 368 में लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के पास पावर है, दे कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड रिमेन एज इट इज। एंड इफ एनी अमेंडमेंट इज मेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट वुड बी वायलेशन। और उन्होंने 6 चीजें उसमें ले डाउन करी थी। वो मतलब 1973 से लेकर के अभी तक वो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरम जो है दैट हैज बीन अपहेल्ड इन मेनी जजमेंट बाय द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट। शुरुआत मैंने उस डिसीजन की इसलिए करी है क्योंकि जिस तरह से वो एक लैंडमार्क डिसीजन था केशवानंद भारती का, उसी तरह से और जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरम उसमें दी गई थी, थ्योरी दी गई थी, तो जब जीएसटी आया और जो हमने पढ़ना चालू किया, हमने तो 2015 से पढ़ना चालू किया, सुधीर सर तो 2007 से पढ़ रहे थे, तब तो हमने सोचा भी नहीं था कि जीएसटी कैसा आएगा। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर था उसका, जिसमें एक टैक्स था, उसकी क्रेडिट अलाउड थी, उसका आउटपुट था, और एक सिंप्लीफिकेशन, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर जो था, जो अर्चना मैडम ने बोला कि हमने ऐसा सोचा था कि वो ऐसा आएगा, उसका बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होगा, और ऐसा ही बताया गया था हर जगह। तो जब आज मैं 4 साल बाद उसको देखता हूं, देखिए फायदे हैं, कुछ नया लॉ आएगा तो कुछ फायदे भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे, पर कहीं ना कहीं वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो जीएसटी अपना खो चुका है। जो एक फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट था, तो वो आज की तरह में एब्सेंट है। कहीं पे भी वो फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट नहीं है। और उस फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट को कौन रोक रहा है? उसको जीएसटी के प्रोविजन नहीं रोक रहे हैं, उसको 2A फॉर्म रोक रहा है, उसको 2B फॉर्म रोक रहा है, जिसका लॉ में कहीं नामो निशान नहीं था जब आया था कानून। तो इसका मतलब है कि लेजिस्लेचर जिसको लॉ पास करना था और एग्जीक्यूटिव जिसको लॉ इंप्लीमेंट करना था,
तो एग्जीक्यूटिव ने अपने को लॉ से ऊपर बना करके उसके बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं हम भुला दिया। और जो शुरुआत से जीएसटी से जुड़े हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं जो मन में सबसे बड़ी इशू दिखता है, जो मन में टीस आती है, वो यही आती है कि यार जो चीज हमने सोची थी और आज जो हम देख रहे हैं उसमें जीएसटी का जो ओरिजिनल कंसेप्ट था उससे कहीं हम भटक चुके हैं। मेरे हिसाब से 3 इश्यूज थे। एक तो डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, मतलब वन टैक्स जो आउटपुट टैक्स था, क्योंकि सारे एक्ट मर्ज हुए थे। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो बैकबोन थी जीएसटी की, और कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन था हमने एज अ स्टेक होल्डर ऑफ जीएसटी आईटीसी को बैकबोन माना जीएसटी का। पर जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने जीएसटी को बिना बैकबोन के एनविसाज किया, और हर वो जगह पे आईटीसी को रोका गया जहां पे सोचा गया था कि ये फ्री फ्लो ऑफ आईटीसी होगा। और तीसरा रिटर्न्स। अब सप्लाई की डेफिनेशन में जब मैं देखता हूं तो सप्लाई का सेक्शन 7 जो है वो स्कोप बताता है, वो डेफिनेशन तो बताता ही नहीं है। आज की तारीख में किसी से अगर पूछा जाए कि व्हाट इज सप्लाई, तो कोई डेफिनेशन न तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना एक्ट में। वो एक ऐसा हवा में कंसेप्ट बनाया गया है जिसमें सप्लाई इंक्लूड्स करके उसको सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब सप्लाई में ही सप्लाई शामिल है। और फिर उसके बाद शेड्यूल 2 आया, शेड्यूल 2 को भी सप्लाई माना था, फिर उसको रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट भी किया। फिर उसके बाद आज जब एसोसिएशंस और उनको कैलकाटा क्लब का जजमेंट आया तो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दिया और उसको हटा करके सप्लाई को 1 जुलाई 17 से क्लब्स पे लगा दिया। तो पहली चीज जो सबसे ज्यादा खराब हो रही है बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में, कि कोर्ट्स के जजमेंट को देखते हुए इस नए लॉ में, जबकि उनके पास समय था, उस पे रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करके लॉ को चेंज किया था, जस्ट टू नलिफाई द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। मतलब हमको तो एक रिवाइज रिटर्न करने की भी परमिशन नहीं है, और एग्जीक्यूटिव इतने पावरफुल हो चुके हैं कि दे आर मेकिंग रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स इन द नेम ऑफ एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। और पब्लिक जो है उसके पास रिवाइज रिटर्न करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि दे आर मेकिंग एवरीबडी इन द एडमिनिस्ट्रेशन सीम्स टू थिंक दैट दे आर मेकिंग रिवाइज रिटर्न जस्ट टू इवेट टैक्सेस। तो जो जीएसटी हमारे लिए एक चीज लेके आया है, वो ये चीज लेके आया है कि स्टेक होल्डर्स जो टैक्स पेयर्स हैं उनको कहीं ना कहीं इवेडर्स माना जा रहा है, और हर वो चीज जो इम्प्लीमेंटेशन में हमको सुकून देना चाहिए था उसको इस तरह से मोल्ड किया जा रहा है कि टैक्स पेयर्स की परेशानी और बढ़ती जा रही है। 3B जैसा रिटर्न जो शुरुआत में सोचा नहीं था उसको परमानेंट बना दिया, और परमानेंट बना भी दिया, चलो ठीक है, पर आपने टैक्स पेयर्स ने सोचा कि भाई एक नेगेटिव फिगर डालने का तो प्रोविजन दे दो। आज 4 साल हो चुके हैं पर वो 3B में माइनस का फिगर आज भी नहीं आया। इतने बड़े कंट्री में एक माइनस का फिगर 3B का इसलिए नहीं आया कि भाई हमने एक 26/2017 29 दिसंबर 17 का एक सर्कुलर निकाला हुआ है, उसमें बोला हुआ है कि माइनस का फिगर नहीं देंगे और आपने ज्यादा टैक्स भर दिया तो आप रिफंड ले लो। अर्चना जी ने बोला कि हम बैठे बैठे रिफंड ले सकते हैं, पर ऐसे रिफंड का मतलब क्या, जो मैं सिंपल एक माइनस का फिगर डाल सकता था उसको घुमा करके मेरे को रिफंड के प्रोसेस में डाला गया। साल भर पहले तक कैश लेजर में गलत हेड में टैक्स में पैसा जमा हो जाता था तो बोलते थे कि सर पहले तो रिफंड एप्लीकेशन लगाओ, रिफंड लेने जाते थे तो बोलते थे नहीं नहीं पहले तो बताओ रिटर्न भर दिए क्या, 3B2A का मिसमैच तो नहीं है, 3B1 का मिसमैच तो नहीं है, फिर उसके बाद रिफंड देंगे। और फिर उसके बाद यूटिलिटी लाई जिसमें हम आराम से बैठ के ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब जो जहां पे मैं जोधपुर से बैठ करके दिल्ली सीधा जा सकता हूँ, मेरे को बोलते हैं कि आप जोधपुर से पहले कन्याकुमारी जाओ और कन्याकुमारी से फिर हम दिल्ली आने देंगे आपको, क्योंकि क्या पता बीच में क्या कर लो। तो सप्लाई, फिर उसके बाद रिटर्न्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट में सेक्शन 17(5) में एक इमोरल प्रॉपर्टी छोड़ दीजिए तो हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है इनपुट टैक्स क्रेडिट में। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम 36(4) में, क्योंकि उसका लॉ नहीं है। प्रॉब्लम 2A में है, प्रॉब्लम 2B में है, जिसका जैसे अर्चना जी ने बोला कोई नोटिफाइड ही नहीं है कि वो हमारी क्रेडिट को क्यों रोक रहा है, वो सर्कुलर से नोटिफाई होकर के आया है।
सेक्शन 16(2) से कोई लिंक नहीं है रूल 36(4) का, जीएसटीआर 2A का, जीएसटीआर 2B का। और जहां पे एक्सपेक्टेड था कि गुजरात हाईकोर्ट का डिसीजन आने वाला है, जो दिसंबर में फाइनल हियरिंग हो गई है 36(4) पे, तो 16(2) इंसर्ट कर दिया जस्ट टू कंपेंसेट कि वो रूल 36(4) का एनेबलिंग सेक्शन कौन सा है। आप एंड कंपनी में रिटर्न्स का आया कि 3B रिटर्न नहीं है, तो 9 अक्टूबर 19 से रूल 61 में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया और बोल दिया कि जीएसटी या 3B रिटर्न है। तो पूरे इस जीएसटी एक्ट में प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं कि 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेटर who legislates the law, executives who implement the law, and judiciary who judges the law. लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, जुडिशरी तो लोक अदालत बन गई है, जहां पे रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल होता है तो हाईकोर्ट में जाकर के हमको रिट पिटीशन लगा दीजिए, सर रजिस्ट्रेशन चालू कर दो सर। अब तो हाईकोर्ट को भी वो आने लग गया कि नहीं, आप ऑल्टरनेटिव रेमेडी से जाओ, हम नहीं सुनेंगे। मेरा 2002 से लेके 2017 15 साल प्रैक्टिस में थे। आई रियरली रिमेम्बर कि मेरे को 1 या 2 केसेस के अलावा कभी हाईकोर्ट में जाना पड़ा हो किसी क्लाइंट के लिए। हमेशा कोई भी इश्यूज होते थे तो वी ऑलवेज प्रेफर द रेगुलर अपीलेट रूट कि भाई अपीलेट अथॉरिटी के पास जाओ, टैक्स कोर्ट जाओ, उसके बाद जरूरत पड़े तो हाई कोर्ट जाओ। अब यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना है कि जिसने कभी जिंदगी में हाई कोर्ट नहीं देखा था, उसको 10 बार हाई कोर्ट की शक्ल दिखा दी। क्यों कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन रिवोक हो गया, मेरे रिफंड में अमेंडमेंट नहीं हो रहा, मैंने कोई फॉर्म फाइल कर दिया जीएसटीआर 1, सामने वाले को क्रेडिट नहीं दिख रही, अमेंडमेंट नहीं हो रहा, तो क्या करूं, वो मेरे को पैसा नहीं दे रहा, तो मेरे को जीएसटीआर 1 अमेंड करने के लिए हाईकोर्ट के पास जा रहे हैं। तो द जस्टिस हैज बिकम कॉस्टली। 16(4) की टाइम लिमिट, 16(4) की टाइम लिमिट में देखिए एएलडी ऑटोमोटिव का जजमेंट है कि द लेजिस्लेचर इज वेल एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब अ टाइम लिमिट फॉर द पर्पस ऑफ क्लेम ऑफ क्रेडिट। देयर आर नो टू इश्यूज अबाउट इट। पर आप उसको देखें 17, 18, 19 दे वर इनिशियल ईयर्स। You have made n number of changes in the law and you are expecting the taxpayers to follow that each and every time limit. सुधीर सर को ध्यान होगा पहली टाइम लिमिट थी 21 जुलाई की, जहां पे कंपोजिशन डीलर के लिए शायद फॉर्म सबमिट करना था। मेरी उनसे बात हुई कि मैंने कहा सर ये तो पहली डेट पे हमें एक्सटेंशन मांगनी पड़ रही है। वो जैसे अर्चना जी ने बोला कि हमने तो सोचा कि आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द बॉक्स कोई जीएसटीएन नेटवर्क लेके आएगा जिसमें इधर क्लिक करेंगे और उधर चीजें पहुंच जाएंगी और मतलब जादू का पिटारा खुल जाएगा। तो पता चला पिटारा तो खुला, जादू तो नहीं है, तकलीफें आई हैं हमारे पास। मतलब 1 जुलाई को लोगों में इतना एंथुजियाज्म था जीएसटी के लिए कि सर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है, काम 1 नंबर में करेंगे, सारा काम प्रॉपर करेंगे, जीएसटी का इनवॉइस भरेंगे और सब चीजें प्रॉपर करेंगे। 3 महीने बाद वो सब एंथुजियाज्म चला गया और फिर रह गया तो मन में वो रह गया कि सर ये क्या आ गया, मेरे तो रिटर्न भर दिया, मेरे तो कैश लेजर में डेबिट हो गया, सबमिट, सेव और सेट ऑफ। हमें तो ये तो डिफरेंशिएशन ही जीएसटी ने समझाया कि सबमिट, सेव और सेट ऑफ में डिफरेंस क्या होता है। तो कानून तो हम तो कहीं भूल चुके हैं, हम तो सिर्फ ये 2A 2B और मतलब मेरे पास नोटिस आया कल कि भाई आपके 2A और 2B में डिफरेंस है तो इतना आपको आईटीसी रिवर्स करना है। मैंने ऑफिसर को बोला सर सेक्शन तो लिखो, कौन से सेक्शन में प्रोसीडिंग इनिशिएट कर रहे हो, कि वो तो 2A 2B में, उसमें सेक्शन क्या लिखना, हमने 73 डाल दिया, दैट इज सफिशिएंट। और मैंने तो डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स है, पीछे का सेक्शन, उनको पता है कि पीछे कोई सेक्शन है ही नहीं 17, 18, 18, 19। तो कानून जो है, जो ओरिजिनल बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो खो चुका है। अब हम एक हाफ हार्टेड, हाफ बेक्ड लॉ पे चल रहे हैं, जिसमें रोज रात को सोचते हैं कि सुबह उठ के कहाँ पे पैबंद लगाना है और कहाँ पे चीजों को रोकना है, और उसको बना करके हम एक आधे अधूरे लॉ पे चल रहे हैं, जिसमें जब लिटिगेशन में जाएंगे तब पता ही नहीं होगा कि क्या होगा। मैंने वैट एक्ट में नोटिस के रिप्लाई बनाता था तो पता होता था कि सिर्फ 2 पेज में रिप्लाई देना है। अब वैट में नोटिस, जीएसटी में नोटिस आता है, पता ही नहीं चलता कौन सा सेक्शन है, रिप्लाई में लिखना क्या है, क्योंकि ऑफिसर को भी नहीं पता, क्लाइंट को भी नहीं पता और हमको नहीं पता जब वो ऑफिसर ऑर्डर पास करेगा तो कौन सा सेक्शन लगाएगा। क्योंकि अर्चना मैम ने बोला सर 2B का तो सेक्शन ही नहीं है। 2A कहां से आया है, रूल 36(4) तो बोलता ही नहीं है। वो तो बोलता है कि जीएसटीआर 1 में जब जीएसटीआर 3B फाइल करोगे उस दिन जो क्रेडिट दिखे उतनी ले लेना। 16(2C में हमारे पास प्रोविजन ही नहीं है कि पता चले कि सप्लायर ने रिटर्न भरा कि नहीं भरा। So half-hearted law, half-baked law, much deviated from the basic structure, and it really pinches somewhere that what we expected and what has been delivered, there is a huge gap between the two.
टेक्नोलॉजी फ्रंट दे हैव ऐसे मतलब अब तो क्या बोले सर कि मेरे को तो जून से पहले पता नहीं था कि इनकम टैक्स का पोर्टल कौन देखता है, अब जून में पता चल गया कि इन्फोसिस देखता है। तो वो इन्फोसिस का बहुत बड़ा ब्रांड प्रमोशन हो रहा है। वो बोलते हैं बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो है। तो बस वो इन्फोसिस पोर्टल चलाने में अपने नाम को सार्थक कर रहा है कि हमने वो जो आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की एवरीबडी शुड बी इक्वल, तो ऑल लॉज हैव बीन मेड इक्वल इन आफ्टर जीएसटी एंड इन्फोसिस हैज द बैकबोन ऑफ ऑल द लॉज. So somewhere down the line, not very happy with the implementation, and there's a big difference between what was expected and what has been delivered on each and every front in GST. थैंक यू अर्पित जी, आपने बहुत सही बताया, सही चीजें जो प्रैक्टिकली चल रही है उसके बारे में बताया है। जो आज हो रहा है वो सब देख रहे हैं, और इवन इन्फोसिस को एक और कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है जीएसटी को देख के। सर बहुत बड़ी बात है। उसका बदनामी में नाम हो रहा है तो सर वो टैक्स पेयर को नुकसान होकर नाम हो रहा है सर, बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ऑल दिस थिंग। मैं अब सुधीर जी सर से आग्रह करूंगा, सर वो माइक लीजिए और अपने टाइम को इसके बारे में बताइए हमारे। थैंक यू वीरेंद्र जी। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। सबसे पहले तो माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू AIMTPA for its successful journey in just a short period, and this is the first webinar of AIMTPA. So congratulations to all the office bearers and members. इसके बाद मेरा जो आज का सब्जेक्ट है 4 years जर्नी ऑफ GST एंड द फ्यूचर। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा इस जर्नी के पहले कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में क्यों लाया गया था। कुछ वादे किए गए थे, कुछ लक्ष्य थे गुड्स एंड सर्विस टैक्स को भारत में लाने के। वन नेशन वन टैक्स, कास्केडिंग इफेक्ट खत्म करना, टैक्स बेस को वाइडन करना, रेवेन्यू को इंक्रीज करना, टैक्स की रेट्स को रिड्यूस करना, सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट क्रेडिट, और करप्शन को स्टॉप करना, और सिंप्लीफिकेशन। इन उद्देश्यों के लिए भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया गया था 1 जुलाई 2017 से। 2006 में सबसे पहले इसकी चर्चा हुई थी, वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और 1 जुलाई 2017 को जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया गया, उन दोनों में बहुत फर्क है। उस वक्त के वित्त मंत्री ने जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स बताया था 2006 में, जिससे मोटिवेट होकर मैंने अपना राइटिंग का जो कैरियर था वो डायरेक्ट टैक्सेस से इनडायरेक्ट टैक्सेस की ओर ट्रांसफर किया था। वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स था एक सेंट्रलाइज्ड टैक्स, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना था और स्टेट्स के साथ बांटना था। उसके बाद बहुत डिस्कशन के बाद 1 जुलाई 2017 को जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया, इट इज अ ड्यूअल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ये जो 4 साल का सफर हुआ, मैंने कहीं लिखा भी है, ये 4 साल का सफर नहीं था। इस तरह से लगा जैसे 40 साल का सफर हो। और कुछ दिनों से आपने नोट किया होगा कि मेरी राइटिंग जो है वो फिर से डाइवर्ट हो रही है डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ। तो ये 4 लाइन जो है, इसमें आपको पता लग जाएगा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का सफर कहाँ तक चला गया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की 2 या 3 बहुत अच्छी खूबियाँ हैं। कास्केडिंग इफेक्ट लगभग खत्म हो गया, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। पिछले 7 महीने में भारत की सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा टैक्स वसूला, और अप्रैल एक ऐसा महीना था जब 142 करोड़ के साथ उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया अब तक का। जो टैक्स बेस वाइडन करना था वो 67 लाख डीलर्स से बढ़ के 128 लाख डीलर्स हो गया। टैक्स की रेट रिड्यूस करने का जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। 1, 3, 5, 9, 18, 28 और भी रेट्स लगा सकते हैं, उनको पावर है। लेकिन आप देखेंगे कि वैट के टाइम में जो सी फॉर्म्स की मुसीबत थी एक, वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लागू होने से खत्म हो गई है। अब ये 4 साल का जो सफर था उसमें हम देखें कि मिस हैपनिंग्स क्या क्या हुई है, क्योंकि मैं एक कार्टूनिस्ट हूँ। एक और हुआ जीएसटी के आने के बाद, जब जीएसटी की मिस हैपनिंग शुरू हुई तो बहुत साल से मैंने एक काम जो बंद कर दिया था कार्टून बनाने का, जो पॉलिटिकल कार्टून्स बनाता था पहले मैं, सटायर जो होता था,
वो सारा का सारा टैक्सेशन की तरफ चला गया और फिर से मैंने कार्टून बनाना शुरू किया। तो मिस हैपनिंग्स या जोक्स भी कह सकते हैं आप इसको, कुछ ऐसे चीज़ें हुई है गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। मैं सीधे सीधे कभी भी कानून की बात नहीं करता हूँ। मेरा गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो निकलता है वो सीधा साधा तब से निकलता है जब 2006 में था। उसके बाद 2011, 12, 13, 14 में हमने पब्लिक को समझाना शुरू किया। उन लोगों को सेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है खास। तो सबसे पहले जो मिस हैपनिंग थी वो था जीएसटीएन। जीएसटीएन अपने आप में एक मजाक था। किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नेटवर्क को बनाने के लिए 10 साल बाद की प्लानिंग की जाती है, और मेरे ख्याल से जीएसटीएन पहले महीने में फेल हो गया था। और शुरू में मुझे ये लगता था कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का शुरुआती फेलियर जो था वो सरकार के कारण था, क्योंकि सरकार कभी उसे समझा ही नहीं पाई कि वो चाहती क्या है उससे। क्योंकि रिटर्न्स जो शुरुआत में उनको बताए गए थे तैयारी के साथ 1, 2, 3 वो कभी आए नहीं। 3B नाम का एक रिटर्न उनको पकड़ा दिया गया। तो हुआ ये कि जीएसटीएन के जो फेलियर्स हुए, शुरुआती जो कमियां रही, उसके लिए कई बार लोग ये बताते थे कि इस कारण से हुआ कि सरकार उनको समझा नहीं पाई। ये भ्रम मुझे भी था, लेकिन ये पिछले महीने भ्रम तब टूट गया जब वेल स्ट्रक्चर्ड इनकम टैक्स साइट को उसी सर्विस प्रोवाइडर ने खत्म कर दिया। तो अगर बहुत अच्छी तरह समझा के भी जीएसटीएन को गुड्स एंड सर्विस टैक्स समझाया जाता, तब भी शायद वो कुछ नहीं कर पाता। और सरकार के साथ ये हुआ कि सरकार कभी भी अपने सर्विस प्रोवाइडर को काबू में नहीं कर पाई। उसकी गलतियां जो थी वो छिपाने की कोशिश की गई। हमेशा ये बताया गया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का नेटवर्क तो सही चल रहा है, कमियां उन लोगों में है जो लोग रिटर्न्स भरते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे नेटवर्क के बारे में मैंने लिखा था, ये बहुत अच्छा नेटवर्क है, बहुत अच्छी तरह चलता है। इसमें समस्याएं तभी शुरू होती है जब लोग रिटर्न भरना शुरू करते हैं। उन्होंने कहा आप आखिरी तारीख को रिटर्न क्यों भरते हैं? मेरा एक सवाल था, आप आखिरी तारीख रखते क्यों हैं? इसके बाद एक और चीज थी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स में GSTR 3B आया। इसमें रिवीजन का प्रोविजन नहीं था और ये सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ था। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स के 3B को जो 2 महीने के लिए लाया गया और अभी 48 मंथ्स हो चुके हैं, अभी तक भी वहीं का वहीं टिका हुआ है। इसमें रिवीजन का प्रावधान क्यों नहीं था? लॉ ने तो मना किया नहीं। हो सकता है टेक्नोलॉजी इसको सपोर्ट नहीं करती और गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी को मजबूर नहीं कर सकती हो। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स में 90% से ज्यादा रिकंसिलिएशन की जो समस्याएं हैं वो सिर्फ इसलिए है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स में 3B को रिवाइज करने की फैसिलिटी नहीं दी गई। ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ये सबसे बड़ा जोक था। ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे कभी, ग्रॉस अमाउंट ऑफ टैक्स पे इंटरेस्ट कभी लग ही नहीं सकता। जिसने ये कानून शुरुआत में बनाया उससे गलती हुई, उसके बाद डिपार्टमेंट इस इंटरप्रिटेशन को पकड़ के बैठ गया। सरकार ने आश्वासन दिया कि हम इसको ठीक करेंगे, ठीक करते करते उनको 3-4 साल लग गए। तो अब इसको भी एक इस तरह से मान सकते हैं कि मिस हैपनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिंप्लीफिकेशन के नाम पर हमने सोचा था, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कानून बनाने के लिए सरकार की एक इच्छा शक्ति थी, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में बिना विलिंगनेस के लागू ही नहीं हो सकता था। जिस टैक्स की बात 2006 में की गई थी वो 2017 में लागू हुआ। लोग कहते हैं इसको जल्दी लागू कर दिया गया, और कितना लेट करते। हो सकता है 2017 में नहीं होता तो ये कभी भी लागू नहीं होता। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की सबसे बड़ी कमी यह रही, जिसको आप बहुत अच्छी तरह से सोचने की कोशिश करें तो इसी कमी के कारण आज बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो रही है मिसमैच की। कभी भी परचेजर उसने माल किस डीलर से कितना खरीदा है, किस बिल से खरीदा है, इसकी डिटेल देता ही नहीं है, उससे मांगी नहीं जाती है। सिर्फ सेलर से डिटेल मांगी जाती है और सेलर से जो डिटेल आती है उसको परचेजर को अपने कंप्यूटर्स में अपने अकाउंट से मैच करना पड़ता है। ऐसा वैल्यू एडेड टैक्स में नहीं होता था। अगर सेलर अपनी सेल देता और परचेजर अपनी परचेजेस देता और दोनों को एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर पर प्रोसेस किया जाता तो ये समस्याएं कहाँ आती? तो एक कंप्यूटर पर जो काम वैट के दौरान हुआ करता था वो 1 लाख कंप्यूटर्स पे हो रहा है। ये सोच की कमी है। सबसे बड़ी बात है विशेषज्ञता नहीं है, और जो विशेषज्ञ वहाँ काम कर रहे हैं वो ग्राउंड लेवल की रियलिटीज को जानते ही नहीं है। मैंने बताया आपको कि सब कुछ बुराइयां नहीं है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को तो भारत में आना ही था, और जिस प्रकार से ये लाया गया वो सबसे अच्छा सुधार था। हुआ क्या कि इम्प्लीमेंटेशन में बहुत कमियां रह गई, और जैसे जैसे कमियां पकड़ में आई उसको सुधारने की बजाय कानून को और सख्त कर दिया गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। थोड़ा सा सोच होता तो कंपेयर किया जाता कि बैंक इस वक्त FDRs पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रहे हैं।
18% की रेट जब थी तो 13 से 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करती थी पोस्ट ऑफिस और बैंक में। अब 5 से 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तब आप 18% वसूल करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग इसको तय कर रहे हैं उनमें सोच नहीं है, वो व्यापार को नहीं समझते। कलेक्शन ऑफ टैक्स के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया गया था। अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये कलेक्शन के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं रहा, ये टैक्स इवेजन को रोकने के लिए हुआ। और टैक्स इवेजन की खास बात यह है कि 1 करोड़ डीलर्स अगर हैं तो उसमें से 1% टैक्स की चोरी करते हैं। अब 99% को पूरे स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर्स में आपने फंसा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि 4 साल के बाद भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में स्टेबिलिटी नहीं आई है। और ये स्टेबिलिटी नहीं आई है तो ये व्यापार का दोष नहीं है, प्रोफेशनल्स का दोष नहीं है, और ये सरकार का दोष भी नहीं है जिसने एक अच्छा कानून ला के दिया था। ये उन लोगों का दोष है जिन्होंने इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा सख्तियां करने की कोशिश की। आप शुरुआती जो वीडियोस देखेंगे, जिन लोगों ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में लागू किया, उनका सपना ये था इतना सख्त कानून बना दिया जाए कि कोई टैक्स की चोरी नहीं कर सके। ठीक है, 1 लाख लोग टैक्स की चोरी नहीं करेंगे, उनको पकड़ने के दूसरे रास्ते भी हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में टैक्स की चोरी संभव ही नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है, टाइम लग सकता है कि पकड़े जाएंगे, लेकिन 99% लोगों को इस प्रोसीजर्स में फंसाने की जरूरत नहीं थी। आरसीएम के नाम पे एक प्रोविजन लाया गया, उसका कोई औचित्य नहीं था, और अगर था तो फिर आपने 6 महीने बाद इसको हटा क्यों लिया? और जब आपने हटा लिया तो जिन लोगों ने 6 महीने तक इसको जमा नहीं कराया, जिसका कोई फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं है, आप उनको क्यों दंडित करना चाहते हैं? सबसे अच्छा होता कि जब आपने हटाया तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव हटाते 1 जुलाई से। जिस आरसीएम का कोई फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं है, आप उसके लिए किसी को दंडित क्यों करना चाहते हैं? कंपोजिशन डीलर्स की अगर मैं बात करूं तो कितनी बड़ी सोच की कमी थी। कंपोजिशन डीलर्स पर से भी आरसीएम हट गया। हर चीज में हम ये नहीं कह सकते डीलर्स को क्या फायदा हुआ, कुछ हर वक्त डीलर्स को फायदा हो ऐसा जरूरी नहीं है, ना ऐसी सोच होनी चाहिए। मुसीबत तो ये थी कि कंपोजिशन का कायदा ये होता है कि कोई भी डीलर 1% एक्स्ट्रा टैक्स पे करेगा। वो किस वक्त करेगा? जबकि वो पहला टैक्स पे करके आया हो। लेकिन जब आरसीएम हटाया गया तो कंपोजिशन डीलर्स भी फ्री हो गए। अब वो अगर यूआरडी से परचेजेस करते हैं और 1% में बेचते हैं और उसी चीज पे 18% अगर टैक्स की रेट है तो 17% का टैक्स गवर्नमेंट का मारा जा रहा है। लेट फीस अपने आप एक मजाक था। जब आपका पोर्टल काम नहीं करता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं था, उस टाइम लेट फीस लगाने की जरूरत क्या थी? ठीक है, आपने उसको ठीक करने की कोशिश की कि आपने लेट फीस माफ कर दी, तो फिर आप उन लोगों की लेट फीस लौटा देते जिन लोगों ने लेट फीस भर के रिटर्न्स भरे थे और कानून का पालन किया था। तो आपने एक तरह से यह किया कि उन लोगों से कानून का विश्वास ही हटवा दिया। समय की सीमाएं हैं, इसलिए मैं फ्यूचर्स के जीएसटी के फ्यूचर के बारे में, अब जीएसटी का फ्यूचर तो कोई ज्योतिषी बता सकता है कि क्या होगा। जीएसटी में सुधार होना चाहिए, सरकार को क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में। जीएसटी में सरकार को यह करना चाहिए कि सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन पे काम करना चाहिए। उसके बाद जीएसटीएन में, इस वक्त जीएसटीएन ठीक काम कर रहा है, लेकिन वो लगातार ठीक काम करता रहे, इसके लिए जरूरी है कि उसको उस पर दबाव डाला जाए, नंबर ऑफ रेट्स को रिड्यूस किया जाए, इस टैक्स को इवेजन के टैक्स की बजाय टैक्स कलेक्शन बनाया जाए। ग्राउंड लेवल के जो प्रोफेशनल्स हैं, जो ग्राउंड लेवल पर जीएसटी में काम कर रहे हैं, उनकी मदद ली जाए। उनको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। अगर उनको एम्प्लॉय कर लिया तो वो अपना काम छोड़ देंगे तो वो रियलिटी में आपको कोई राय नहीं दे पाएंगे। मिस्टेक्स जो हुई है 3-4 साल में लोगों से, ये नया कानून है, अगर उनसे हुई है, बहुत सारी हुई है, तो उनको एक मौका दिया जाए कि वो उसको ठीक कर सकें। नहीं तो आप इतने सारी लोगों को ठीक करने के लिए नोटिस देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है। 4 साल का बैकलॉग चल रहा है, 17-18 के असेसमेंट अभी नहीं हुए हैं। ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करना चाहिए जो बढ़ रहा है इस वक्त। और करप्शन, अर्चना जी ने अभी थोड़े दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले ट्वीट किया, फेसबुक पे लिखा था करप्शन के बारे में। तो इसका तो पता तब लगेगा जब असेसमेंट चालू होंगे। और करप्शन पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। रोक लगाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ह्यूमन इंटरवेंशन बंद करना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि इसको सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए और पिछले 4 साल में जो गलतियां हुई है उनके सुधार के आसान मौके देने चाहिए, जिन गलतियों में कर की चोरी नहीं है। तो एक बार फिर से मैं वीरेंद्र जी को बधाई दूंगा, नेमीचंद जी को बधाई दूंगा और अभिवादन करूंगा मेरे साथ के दोनों स्पीकर्स का। धन्यवाद। थैंक यू सर।
आपका जो ज्ञान है वो अथाह है सर। आपने 2006 से यहाँ से जो पढ़ना स्टार्ट किया है और अभी जो परिस्थिति चल रही है वो बहुत ही अलग है। जैसा आपने कहा वो बहुत ही सही कहा है। फर्दर आप सबके तीनों को मैं आपको बुलाकर ये कहना चाहूंगा कि सर आप डिस्कशन के बारे में अपनी राय दीजिए, डिस्कशन करिए, ताकि फर्दर कुछ ऑप्शंस अपने साथ निकल के आ सके, सॉल्यूशंस निकल के आ सके। अगर सब लोग मिलते हैं साथ में ऑन द डाइस बैठते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन माइंड में निकलते हैं और वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी योग्य बन सकते हैं। प्लीज सर, प्लीज माइक लीजिए और आप डिस्कशन स्टार्ट करिए। आज का जो 4 years ऑफ जीएसटी जर्नी और इसके साथ इसका फ्यूचर, अब फ्यूचर तो हम में से कोई भी नहीं बता सकता, और वैसे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को किसी भी फ्यूचर को वेरीफाई करना या सर्टिफाई करना वैसे भी मना होता है। तो मैं कुछ बातें करूंगा, कुछ सवाल होंगे मेरे अर्पित जी से और अर्चना जी से, जो बताएंगे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस तरह से लागू किया गया और वो क्यों ऐसा हो गया। कि किसी एक और वेबिनार में मैंने कहा था कि अगर सरकार ने इसको ठीक नहीं किया तो इस वाले जीएसटी डे को छोड़ दीजिए, अगले वाले जीएसटी डे पे आप सेव जीएसटी डे मनाएंगे। तो अर्पित जी, पहला मेरा सवाल है आपसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को 2017 जुलाई 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया, और अभी भी हम कहते हैं इसकी पूरी टेस्टिंग नहीं हुई थी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम, इसीलिए ये समस्याएं खड़ी हुई। 2006 से इसकी स्टडी चालू हुई थी भारत सरकार में भी, तभी से प्रैक्टिकली सोचना शुरू किया था, क्योंकि 2006 में वेट लागू हो गया था और 2017 में जीएसटी लागू हो गया था। आप ये बताइए कि अगर 2017 में भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू नहीं होता तो फिर कब होता? अर्पित जी। म्यूट है सर आप। वैसे तो सर क्या है कि आपके सामने बोलना अपने आप में सूरज को दिया दिखाने जैसा है। अब आपने पूछा है इसलिए जवाब दे रहा हूँ, बाकी तो आपको हमसे ज्यादा आप जानते हैं। तो ये लेकिन अर्पित जी, आज लोग आपको सुनना चाहते हैं। नहीं सर, वो तो सर देखिए, सचिन तो हमेशा सचिन ही रहेगा। तो ये इसका सही समय कब होता, तो 1 जुलाई 17 से शायद बेटर समय नहीं था इसका, क्योंकि ये जब भी लागू होता तो ऐसे ही लागू होता, क्योंकि इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म था, 130 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन में इसको लागू करना था, तो ये ऐसे ही होता। सिर्फ जो थोड़ी सी गवर्नमेंट की तरफ से जो रिक्वायरमेंट थी लोगों की कि दे शुड हैव बीन मच मोर फ्लेक्सिबल, ओपन टू आइडियाज ऑफ द पीपल, और अगर शायद वो आइडियाज को समझ लेते तो ये इतनी परेशानी होती नहीं। अक्टूबर 2015 में 4 बिजनेस प्रोसेस आए थे, रिटर्न्स के, रजिस्ट्रेशन के, रिफंड के और पेमेंट के। तब उन्होंने कमेंट्स मांगे थे, तब उसमें मैंने चारों के बहुत डिटेल्ड कमेंट भेजे थे, और कहीं ना कहीं वो हम सब लोगों की भी मानसिकता दिखाता है कि mygov.in पे उन्होंने कमेंट मांगे थे। तो कुल मिला के चारों बिजनेस प्रोसेस पे कोई मैंने देखा था 650 कमेंट आए थे, जिसमें से मैंने अगर 10 प्रपोजल डाले तो वो 10 माने गए थे। तो समझिए कितने जनों ने करा होगा। उसी के साथ में नेट न्यूट्रलिटी का एक कंसेप्ट चल रहा था उस समय, जो पता नहीं अभी कहीं हो गया, उस पे 80,000 कमेंट आए थे। तो मेरे को लग गया था कि ये यहाँ तो कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि जो इन्होंने बिजनेस प्रोसेस दिखाए हैं उसमें जीएसटी नहीं चलने वाला है, और लोगों ने बोला नहीं तो ये बट्टा बैठ जाएगा 1 जुलाई को और कुछ नहीं होने वाला, और वो ही हुआ। उस समय भी मैंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था नवंबर 15 में कि अगर इस फॉर्म में जीएसटी आया तो ये जो 1600 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इन्फोसिस को बताने का, ये वापस से नया होगा और ये टैक्स पेयर्स का मनी पानी में जाएगा। वो 1600 करोड़ और 4200 करोड़ हमारे इनकम टैक्स पोर्टल पे हो गए। तो जहां पे हमने लूज आउट किया जीएसटी में, वो लूज आउट इसलिए किया कि गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी, गवर्नमेंट या रादर देन एग्जीक्यूटिव्स वर नॉट रेडी टू हियर। और 1 2 3 अगर गया तो 3B लाए, 3B को टेम्पररी लाए, फिर वो सहज सुगम नाम चेंज किए पर थे 1 2 3, फिर उसको स्क्रैप किया और फिर रह गए 3B में। तो थोड़ा सा ओपन माइंड होना चाहिए था। और अभी भी अगर सॉल्यूशन है, इफ द लाइट इज टू बी सीन एट द एंड ऑफ द टनल, देन इट कैन ओनली बी सीन व्हेन दे आर थिंकिंग विद एन ओपन माइंड। और ओपन माइंड का तो आज भी कहीं नामो निशान नहीं दिखता। एमनेस्टी लाए जीएसटी में, तो उसके साथ में रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं लेके आए, तो ऐसी एमनेस्टी का क्या मतलब?
उसमें 16(4) का कहीं रिलैक्सेशन नहीं आया, उसमें इंटरेस्ट का कहीं रिलैक्सेशन नहीं आया। लेट फीस तो आदमी का अगर रजिस्ट्रेशन चालू नहीं हो रहा तो लेट फीस का वेव करके भी आप क्या कर लेंगे। तो अभी भी वो जो बेसिक सोच है सर वो प्रॉब्लम है। बाकी 1 जुलाई 17 या 1 जुलाई 18 या 1 जुलाई 21 कुछ भी डेट होती तो ये इश्यूज तो रहने ही थे। और जैसा आपने बोला कि देयर वुड हैव बीन नो बेटर डे देन 1 जुलाई 2017। जी अर्चना जी, आपसे मेरा एक सवाल है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स वन नेशन वन टैक्स था, इसी के एक नारे के साथ इसको लागू किया गया था। तब थ्रेशोल्ड लिमिट तय की गई थी फॉर गुड्स 20 lakhs एंड सेम फॉर सर्विसेज 20 lakhs। कहीं से मांग नहीं आई थी, किसी ने डिमांड नहीं की थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने गुड्स के लिए 20 से बढ़ाकर 40 लाख कर दी। तो ऐसे समय में जब गुड्स के लिए 20 से 40 की गई थी, जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, सब कुछ एक था, तो सर्विसेज के लिए उन्होंने 20 लाख क्यों रख दी? तो सवाल मेरा ये है कि गलती उनसे किस वक्त हुई? या तो कानून बनाते वक्त गलती हुई कि दोनों पे 20 लाख रख ली गई, या फिर जब इसको इंक्रीज किया गया उस वक्त गलती हुई, या होना क्या चाहिए? अर्चना जी आप बताइए। सर अगेन जैसे अर्पित सर ने कहा, आपके सामने बोलना ही बहुत बड़ी बात है और खाली ये अपना व्यू है। और मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि वो उस समय गलत थे या अब के गलत हैं। उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से कुछ ले आए थे, उनका अपना एक कमिटी सेटअप थी। जब वो लॉ ड्राफ्ट कर रहे थे तो शायद उन्होंने सारे राज्यों से व्यू लिया होगा और उन्होंने 20 लाख का लिमिट सेट कर दिया। सही था गलत था वो तो अब पता चला है। उसके पहले मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी कि देखिए, जब हम इतने बड़े नेशन की बात करते हैं, आज हम ना चाहते हुए भी हम 135 करोड़ जनता है और हम एक इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं जिसका इम्पैक्ट हर इंसान को पड़ेगा, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो कंसल्टेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो या इंपोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो। एवरी सिंगल पेनी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में गलत तरीके से जाएगी उसका इम्पैक्ट सभी को पड़ेगा। और कैस्केडिंग इफेक्ट की जब बात होती है तो हम देखते कि जीएसटी के आईटीसी की कैस्केडिंग की बात होती है। हम ये नहीं देखते कि इसका इन्फ्लेशन पे कितना कैस्केडिंग इफेक्ट होगा या इसका करप्शन पे कितना कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। तो कई बार क्या होता है कि हम जब लॉ की बात कर लेते हैं या जब ऑफिसर लोग जब लॉ की बात करते हैं तो ये नहीं समझते हैं कि हमारा इतना बड़ा देश है तो हमारे को सबको लेके साथ चलना है। तो जब 20 लाख की लिमिट आई तो उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र में वैट की 4 लाख की लिमिट थी, सर्विस टैक्स में 10 लाख की लिमिट थी, तो हमने तो ज्यादा ही लिमिट दे दी आपको 20 लाख की। एंड देन आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर दे कम बैक एंड से कि इसको 40 लाख कर दिया जाए। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और जब भी आपको ये डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वो कहते हैं एप्लीकेबल टू गुड्स और सर्विसेज और बोथ, राइट। बट वो बोथ वाला भी इंटरप्रिटेशन कहीं नहीं आया। तो अगर मैं बोथ में हूं तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वो खाली इमोल प्रॉपर्टी में लेके आए। डेफिनेटली उसका फायदा ये भी हुआ कि क्लैरिफिकेशन आ गया कि खाली वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इमोल प्रॉपर्टी में लगता है जीएसटी में, क्योंकि वैट और सर्विस टैक्स में तो बड़े इश्यूज थे उसके, वो कभी क्लैरिफाई नहीं हुआ आज तक। एंड एटलीस्ट जीएसटी हैज मेड इट लिमिटेड टू इमोल प्रॉपर्टी, बट ये बोथ वाली भी चीज वो कभी क्लैरिफाई नहीं कर पाए। तो उन्होंने वो एक मापदंड रखा है कि सर्विसेज को उन्होंने अभी भी थोड़ी सी एक बोलते हैं ना नेगेटिव स्ट्रैटेजी में लेके गए हैं। जैसे गुड्स वालों ने रिप्रेजेंट किया तो उनको पहले 18% था, फिर वो 12% पे आ गए, फिर वो कई 5% पे भी आ गए और 3% पे भी आ गए। और एक टाइम था जब सैनिटरी नैपकिन वालों को उन्होंने 0% पे डाल दिया विदाउट इवन हैविंग थॉट प्रोसेस कि इसका एक बोलते हैं ना जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, कि वो जो बोलते हैं ना अकाउंट्स ब्लॉक हो जाएंगे, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, या रजिस्ट्रेशन की लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। तो आज अगर मैं गुड्स सप्लाई कर रही हूँ तो मेरे को 40 लाख की लिमिट है, अगर मैं सर्विसेज सप्लाई कर तो मेरे को 20 लाख की लिमिट है। बट अगर मैं दोनों सप्लाई कर रही हूँ तो अगर मेरा कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट भी चल रहा है जिसका लिमिट मेरा 15-16 लाख का है, प्लस मेरा गुड्स अगर 5-6 लाख का है, तो मैं 20 लाख में जाऊं या मैं 40 लाख में जाऊं? So, to my opinion, and totally agree with you, this disparity has to go.
सर्विसेज की बात हो रही है, गुड्स की बात हो रही है, दोनों पे एक ही तरह का कर लागू करिए, क्योंकि 1994 में जब फाइनेंस एक्ट में सर्विसेज टैक्स आया था, तब 2 सर्विसेज पे टैक्स था। सर आप लोग सीनियर, आप बता सकते हो, हम तो अभी सीख रहे हैं। वो 2 सर्विसेज से टैक्स से उन्होंने 3 बार वो लॉ रिवाइज किया, अगर मैं सही समझ पा रही हूँ तो। 1994 में लॉ चेंज किया, मतलब इंट्रोड्यूस किया 19, फिर 2002 में उन्होंने शायद लॉ रिवाइज किया, 2012 में भी उन्होंने लॉ रिवाइज किया। एंटायर लॉ वाज मतलब बोलते हैं ना, पूरा का पूरा स्क्रैप करके नया लॉ ले आए, और वो भी नोटिफिकेशन के तहत वो लॉ ले आए। और कभी कभी तो हम ये भी कहते हैं कि उन्होंने वो फाइनेंस एक्ट 1994 ही रखा, उसको आज तक उन्होंने कभी सर्विस टैक्स एक्ट का नाम दिया ही नहीं। सो ये थोड़ी सी डिस्पैरिटी है। ये सर्विसेज के साथ इंडिया इज हैविंग ह्यूज कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी फ्रॉम सर्विसेज, एंड वी ऑल बिलोंग टू सर्विसेज। तो वो एक 18% का जो रेट रखा गया है, या जो 20 लाख की लिमिट है, मेरे हिसाब से, एंड मेरा रिक्वेस्ट है, उसको बदल के 40 लाख करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए भी वही कंपटीशन है जो गुड्स वालों के लिए है, और हमारे लिए भी वो 18%। आज आप 100 रुपए की बिल रेज करो, 18 रुपए का जीएसटी जब सामने वाला देखता है, तो वो थोड़े से अपने कदम पीछे खींच लेता है कि मैडम अब 18 रुपया मेरा तो आपका 1/6 अमाउंट मेरा यही हो जाता, तो एक काम करो, अब मैं कहीं और जाके काम करा लूंगा जहां पे जीएसटी नहीं लग। जबकि वो ये नहीं समझता कि उसकी कॉस्ट में ऑलरेडी जीएसटी इनबिल्ट है। वो ये देखता है कि नहीं 100 रुपए पे 18 रुपए अलग से क्यों दूं मैं। तो ये थोड़ी सी डिस्पैरिटी है जो सर्विसेज के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, ये मेरे हिसाब से भी इसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और एक पैरिटी पे लाना चाहिए इसको। ये मेरा व्यू है सर। सर इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा जी हाँ। कि गुड्स का जो 20 लाख से 40 लाख का बढ़ाने का जो सिंप्लीफिकेशन दिखाया गया था, वो सिंप्लीफिकेशन वही है जैसे नील रिटर्न को एसएमएस से बढ़ने का सिंप्लीफाई करना दिखाया गया था। जी, एक वादा किया गया था जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया था, तब सीमलेस क्रेडिट, सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट क्रेडिट। अब बहुत से कानून बनाए गए जिनमें ऐसा हुआ नहीं, बहुत सी बाधाएं खड़ी की गई, लेकिन मैं उनमें नहीं जा रहा हूँ। एक सेक्शन है 17(5), मेरा सवाल अर्पित जी से है, वो कुछ क्रेडिट्स को विदहोल्ड करते हैं, जैसे मोटर कार्स की नहीं देते, इवन स्कूटर्स की नहीं देते हैं, अगर वो बिजनेस में भी काम आते हैं तब भी नहीं देते हैं, कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे नहीं देते हैं लेकिन मशीनरी पे मिलती है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? 2 चीज हो सकती है, या तो उनकी मर्जी। मेरा अगला सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि जब हम बार बार सुनते हैं कि गुड्स, डीजल और पेट्रोल को गुड्स एंड सर्विस टैक्स के तहत ले लिया जाए तो प्राइस रिड्यूस हो जाएगी, बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएगी, ये चीज केवल पब्लिक से नहीं आती है, उस आदमी से नहीं आती जो पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ पेट्रोल भरवा रहा है, उस ड्राइवर से नहीं आती जो डीजल भरवा रहा है अपनी गाड़ी में। पॉलिटिकल सर्कल से भी यही बात आती है, एक्सपर्ट्स भी कई बार ये बात करते हैं कि पेट्रोल और डीजल जिस दिन गुड्स एंड सर्विस टैक्स में आ जाएगा तो इसकी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। तो मेरे 2 सवाल हुए, एक तो क्या रीजन है 17(5) में क्रेडिट को रोकने का, और दूसरा है कि ये 17(5) कितना महत्वपूर्ण होगा जब डीजल और पेट्रोल को गुड्स एंड सर्विस टैक्स में ला दिया जाएगा। अर्पित जी। सर जितना, वैसे तो कोई मुझे पता नहीं रीजन क्या होगा, पर कहीं ना कहीं जो मेरे को इसके पीछे लॉजिक लगता है, वो जो हम इनकम टैक्स में जब असेसमेंट होता है तो 1/6 पर्सनल पर्पस का जो डिसअलाउंस होता है एक्सपेंडिचर का, तो ये जो डिसअलाउंसेस हैं, अगर आप देखेंगे तो ये सब वो है जहाँ पे गवर्नमेंट को लगा कि ये पर्सनल एसेट जो होंगे वो बिजनेस में आकर के, और बिजनेस का आईटीसी उसमें चला जाएगा। जैसे मैंने कार खरीदी, उसको बिजनेस में डाला, यूज पर्सनल है पर आईटीसी क्लेम कर रहा हूँ। खाने में मैं पर्सनल में गया और बिल लिया और फिर उसका क्रेडिट मैंने बिजनेस में डाल दिया, ठीक है ना। मैंने बनाया अपना घर पर उसको ऑफिस दिखाया और सारी क्रेडिट जो है वो मैंने बिजनेस में डाल दी। तो और मैंने दिया किसी को गिफ्ट पर उसको बिजनेस एक्सपेंडिचर डाल करके खर्चा, उसकी आईटीसी मैंने इधर क्लेम कर ली। तो जो एक रीजन मेरे को दिखता है, बाकी इसका 17(5) का मेरे को और कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दिखता है, जो मेरे को एक रीजन दिखता है वो यही दिखता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एप्रीहेंशन था कि ये जो चीजें हैं, जब हम बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान,
तो ये Yeah. वो चीजें हैं जो बेसिक नेसेसिटी में होंगी, और कहीं ना कहीं जो पास्ट ट्रेंड है वो ऐसा है कि इनको आइडेंटिफाई कर पाना है कि ये बिजनेस यूज में आ रही है कि नॉन बिजनेस में आ रही है, इसलिए उन्होंने 17(5) में डाला था। हालांकि एट द सेम टाइम जस्ट apprehension that credit will be misused cannot be a ground to deny credit in genuine cases। जहां पे मैं रेंटल इनकम रेंटल दे रहा हूँ और मैं सरकार को टैक्स दे रहा हूँ, उसका अगर मेरे सामने उसको अगर मेरे को उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा तो दैट इज वो जो आपने बोला सीम लेस क्रेडिट की जगह सीम्स लेस क्रेडिट हो जाता है वो। तो वो जो चीज है गवर्नमेंट ने, मैं जो बोल रहा हूँ कि एक ही चीज से दो अलग अलग चीजों को मॉनिटर करने की या रेगुलेट करने की कोशिश करी है। और जो आपने बोला कि भाई 1 लाख लोगों ने टैक्स इवेजन किया, तो अगर 4 साल में देखूं तो 12.5 लाख करोड़ का एवरेज कलेक्शन है, 50 लाख करोड़ का हमारा कलेक्शन हुआ है। और अगर गवर्नमेंट के फिगर से जाएं कि उन्होंने फेक इनवॉइस में कितना पकड़ लिया, तो शायद वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। जो अभी तक केस फाइनल नहीं हुए हैं और जो फाइनल पता नहीं कब होंगे और क्या होगा उसमें पता नहीं, उनके फिगर से भी जाए तो 1 लाख करोड़, दैट वर्क्स आउट टू 2% ऑफ द टोटल कलेक्शन मेड टिल डेट। अब उस 2% के कलेक्शन के लिए बाकी 98% को उन्होंने सबको लाइन पे काम पे लगा दिया कि भाई ये तुम सब करते रहो। तो जिसका, और मजे की बात है कि जो फेक इनवॉइस में होता है उसका 2A 2 भी हमेशा 100% मैच होता है। सही वो तो जेन्युइन पर्सन है जो हमेशा ढूंढता रहता है कि मेरे सप्लायर ने वन नहीं भरा। बाकी फेक इनवॉइस वाले का तो पैसा टू पैसा आपको मैच मिलेगा। और मैं तो ऑफिसर्स को जब भी ट्रेनिंग लेता हूँ तो मैं बोलता हूँ सर आपको फेक इनवॉइस पकड़ना है तो जिसका 2A 2 भी बिल्कुल मैच हो रहा है उसको पूछो कि भाई तेरा मैच कैसे हो रहा है। तो बाकी मेरे को और कोई कलेक्शन रीजन दिखता नहीं है इसमें डिनाइल का। एक और छोटा सा मैं बीच में आपको रोकूंगा कि मोटर कार और व्हीकल्स पर उन्होंने पर्सनल यूज के लिए रोका हुआ, ऐसा लॉजिक हो सकता है। तो सबसे बड़ा पर्सनल यूज जो होता है मोबाइल फोन का होता है, वो तो होना ही है, क्योंकि फोन पे तो आप रोक ही नहीं सकते कि आपकी पर्सनल कॉल्स आ रही है नहीं आ रही है। कार पे आप रोक सकते हैं कि किसी ने दो अलग अलग रख ली हो, लेकिन मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है जिसमें पर्सनल यूज होता ही है। वो 17(5) से छूट गया तो मुझे लगता है कोई लॉजिक तो होगा नहीं, जो जच गया वो ले लिया वो उन्होंने। सर वो जीएसटी में बोलते हैं नए आइडियाज मत दो नहीं तो उसको भी सही कर लेंगे। तो ये एक नया आइडिया है जो शायद आ जाएगा रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट से। अब और डीजल और दूसरा सर पेट्रोल पे आया ये सब। डीजल और पेट्रोल पे अगर मैं आऊंगा, तो मैंने जब जीएसटी पढ़ना चालू किया था 2009 की, एक मैंने डॉक्टर सत्य पोद्दार की एक किताब पढ़ी थी जो कहा जाता है कि दिस इज अ बेसिक वर्क ऑन विच द जीएसटी हैज बीन बिल्ट इन इंडिया। उसमें एक बहुत अच्छा कंसेप्ट था और उसमें बोला था कि अगर किसी सरकार को 10 रुपए का रेवेन्यू चाहिए और उसके पास 100 रुपए का टैक्स बेस है, तो फ्लैट रेट होगी अगर सबको टैक्स लगा दिया जाए 10%। फिर आप उसमें से 100 रुपए में से बोलते हैं कि नहीं नहीं 1/3 तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, इस पे तो हम टैक्स नहीं लगा सकते। तो रेवेन्यू तो अभी भी 10 रुपए है, पर वो टैक्स बेस कम होकर के कितना हो जाएगा 67 रुपीज। फिर आप बोलते हैं नहीं नहीं ये तो अभी इंडस्ट्री को भी एग्जेम्पशन देना है, फिर उसके बाद हमारे कुछ नेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं तो अभी भी देना है, तो आपने क्या 67 में से 17 रुपए का और एग्जेम्पशन दे दिया 50 रुपए। तो 50 रुपए आते ही आपका क्या हुआ, वो टैक्स रेट बढ़ के 20% हो गया। तो जो टैक्स रेट बढ़ने का कारण है वो यही है कि सरकार का रेवेन्यू कभी कम नहीं होता है, सिर्फ हमारा टैक्स बेस या तो कम हो जाता है या आईटीसी मिलने लग जाती है। तो वो जो लोग सोच रहे हैं कि डीजल पेट्रोल के आते ही बस यहाँ पे पूरा गेम चेंज हो जाएगा, तो सर सरकार का रेवेन्यू तो फिर भी 10 रुपए रहेगा। और अभी जो क्रेडिट नहीं मिल रही है अब वो रेवेन्यू में जाके जुड़ रहा है। जिस समय रेवेन्यू उसकी क्रेडिट मिलने लग जाएगी वो टैक्स बढ़ के 18% की सबकी 28% पहुंच जाएगी। क्योंकि सरकार तो सर अब देखा होगा आपने जब ये कोरोना वायरस आया था तो डीजल पेट्रोल की रेटें बढ़ाई थी, टैक्स रेट बढ़ाई थी, वो आज तक भी बढ़ी हुई चल रही है। जब उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो डीजल पेट्रोल के आने से कोई गेम चेंजर होगा नहीं होगा। और जैसा आपने बिल्कुल सही बोला, वो इंडिकेशन भी आपका मैं समझ गया कि जिस दिन के आएंगे उस दिन 17(5) में नई एंट्री और आने वाली है कि आपको इसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो इसलिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, आई डोंट सी इट। और there is a very big possibility of adding a new entry when diesel petrol comes in 17(5). जी सर। आई थिंक कनेक्शन लूज हो गया। हाँ सर, सर का कनेक्शन लूज हो गया है। तो एक एक क्वेश्चन हम भी पूछ लें सर सुधीर सर से।
नहीं तो ये तो जरूरी फिर क्या है। होगा, गलत हो जाएगा कि वो हमसे पूछते रहेंगे और हम नहीं पूछेंगे। हाँ, एक बार सर लाइव आ जाए ना तो जरूर। हाँ और अर्पित सर, दूसरा मैं खाली इतना कहूंगी कि ये जो ब्लॉक्ड क्रेडिट्स हैं, ये एक्चुअली कहते हैं ना कि इट इज नॉट गिविंग एनीथिंग, बोलते हैं ना, वैल्यू एडिशन टू दी आइदर द डीलर्स और द ऑफिसर्स, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन और उसकी वेरिफिकेशन में जितना उनका समय जाता है, एक ऑफिसर जो आज के दिन महीने का 1 लाख रुपया सैलरी डिराइव करता है, वो बैठ के 17/5 की डिटेलिंग चेक करता है, जो कि LIC की इनवॉइस हो गई, हेल्थ प्रीमियम की हो गई, और उसमें जो उसकी वैल्यू एडिशन आती है उसकी हार्डली कुछ आती है। कुछ ही आता एंड लार्जर पर्सपेक्टिव में आप जाओगे तो उनके पास टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है। आज वो AIR इंफॉर्मेशन लेके चलते हैं, सर उसको थोड़ी सी इंक्रीज कर दो, उसको कह दो कि भैया किसी ने 10 लाख के ऊपर LIC की प्रीमियम भरी है, उसका डेटा दे दो, और यू नो ऑल दोस डेटा कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड वेदर द पर्सन इज फ्लोटिंग इज ITC और नॉट। तो ये इंस्टेड ऑफ पुटिंग, मेरे हिसाब से शायद टिल द टाइम सुधीर सर कम्स बैक, जस्ट आई एम पुटिंग माय पर्सपेक्टिव, कि वो जो छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने में जो समय जायज किया जा रहा है, या टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग हो रहा है, वो मेरे हिसाब से कहीं ना एक तो इरिटेशन की लेवल बनती जा रही है। ऑफिसर्स आर इक्वली इरिटेटेड, क्योंकि 36(4) में होता क्या है कि वो 5% देखते हैं और वो आपको नोटिस भेज देते हैं, जबकि वो पिछले महीने की कोई क्रेडिट जो छूट गई होती है ना, वो इस महीने में ले ली जाती है और 5% के दायरे में नहीं बैठती। फिर हम उनको बताते कि सर ये पिछले महीने में 2A में दिख रहा था, इस महीने में इसलिए ले लिया क्योंकि पिछले महीने में हमसे छूट गई थी करके, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज यूज द टेक्नोलॉजी फॉर अ बिगर फिश टू फ्राई। आप आज के दिन हजारों करोड़ के इंपोर्ट्स हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी, जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज करी कि उन्होंने इंपोर्ट्स को सिंक कर दिया, एक्सपोर्ट्स को सिंक कर दिया। आज एक ब्रिलियंट एफर्ट है विच, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इतना सुंदर है, तो मैं बोलना चाहूंगी कि जो एक्सपोर्ट विद GST का जो उन्होंने कंसेप्ट लाया है, बिलीव मी, ट्रेडर्स एंड द बिजनेसमैन आर रियली हैप्पी विद इट। तो कि मैम वो उसको भी कम कर दिया, उसको फाइनेंस भी एक्ट कम 2021। कम कर दिया है, और दूसरा ये कि उसकी भी नोटिफाई करने वाले हैं कि कौन से कैटेगरी में हाँ आएगा। हाँ बट ये है कि अगर उसको देखे तो 20 तारीख को आप रिटर्न फाइल R1 आप फाइल करते हो 11 तारीख को, 20 तारीख को आप 3B फाइल करते हो, और 24 या 25 तारीख को उनकी जो क्रेडिट है वो उनके अकाउंट में आ जाती है। बिलीव मी, सच अ सीमलेस सिस्टम इज रिक्वायर्ड इन द एंटायर GST। आइस गेट की बात कर लो, GST रिटर्न्स की बात कर लो, आज के दिन हम जब रिफंड फाइल करते हैं, यूटिलिटी इतनी क्रीपी है। आपने आई डोंट नो एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया है, कि R1 का डेटा लो यूटिलिटी में डालो, 2A का डेटा लो यूटिलिटी में डालो, फिर भी एरर देता है। और आजकल तो ऐसी एरर आती है कि द डेटा दैट हैज बीन अपलोडेड हैज बीन चेंज्ड आफ्टर द यूटिलिटी हैज बीन फिल्ड। तो मतलब मैंने कल यूटिलिटी फिल करी है और बोलते हैं कि ऑफिसर डीलर ने डेटा, वेंडर ने डेटा चेंज कर दी। अब वो बड़ा टिपिकल हो जाता है कि हम क्या ढूंढे, कब ढूंढे, और पिछले 2 साल के डेटा में ढूंढे। मतलब लेट्स अंडरस्टैंड, आपके पास 2A का डेटा है, आस्क अस टू ओनली टिक इट ना। आप बोल दो कि 100 लाइन आइटम है, समझो मैं मानती हूँ 10,000 लाइन आइटम है, आप हमारे को फिल्टर करा दो कि ये आपके 2A है, ये वेंडर वाइज है, इसको आप टिक कर दो, इसका क्रेडिट हम आपको ओके दे देते हैं। Why do you want us to fill a utility? Imagine a person even having 30,000 as salary income filling a utility for 3 days back to back. Waste of entire exercise. Sudhir sir is back, so I need to wait. Yeah. सर अब हम हमारी तरफ से क्वेश्चन आएंगे आपके पास। हाँ नहीं, मैं एक्चुअली बताने गया था उनको कि मोबाइल को 17.5 में ले लें अब। एक सवाल उसके बाद आप मुझसे पूछ लेना। अर्चना जी से मेरा एक सवाल है, वो ये है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर एक GST काउंसिल बनाई गई थी। अब कहते हैं वो जब शुरुआती बनी थी तब वो यूरोपियन यूनियन से भी पावरफुल एक संस्था होगी ऐसा बताया गया था। 44 मीटिंग अभी हो चुकी है, सारे डिसीजन यूनानिमस होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को वीटो पावर है उसमें, अगर वो चाहे तो किसी भी फैसले को रोक सकते हैं। स्टेट सारे मिल जाएं तब भी वो परसेंटेज नहीं बनता कि किसी फैसले को वो करवा सके। लेकिन उन्होंने 1 या 2 जगह के अलावा कंपनसेशन वाला मामला छोड़ दें और एक लॉटरी वाला मामला तो उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। स्टेट्स कहते हैं कि हम हमारे राइट्स की रक्षा करने के लिए हमने ड्यूअल GST इंडिया में लगवाया। अगर स्टेट्स के राइट्स की बात नहीं होती तो इंडिया में स्टैंडर्ड GST होता,
लेकिन स्टेट्स अपने कौन से हकों की रक्षा कर सके? नोटिफिकेशंस उनको कॉपी करना पड़ता है, एक्ट वो का वही है, इसके अलावा उनके पास कोई पावर्स ही नहीं है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेके 44 मीटिंग्स में ये साफ आया था। इसके बारे में मेरा एक दूसरा सवाल है कि एक हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल डीलर्स की जो ग्रेवियंसेस है उनका रिट्रेसल के लिए कुछ करे। जब तक ये फैसला आया और जीएसटी काउंसिल की दूसरी मीटिंग हुई उसके बाद, उसके पहले सरकार ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष ये रखा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की स्थापना ही नहीं हुई है डीलर्स की ग्रेवियंसेस को दूर करने के लिए। तो फिर डीलर्स की ग्रेवियंसेस कहाँ दूर होगी? डिपार्टमेंट उनकी सुनता नहीं है, हेल्पलाइन जो है वो हेल्पलेस होती है, नेटवर्क से उनको परेशानी होती है। तो क्या अर्चना जी से मैं पूछूंगा कि संविधान में संशोधन करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल को ये पावर दे दी जाए कि वो डीलर्स की जो बड़ी समस्याएं हैं उनको सुलझाने की जिम्मेदारी भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की काउंसिल पे हो। अर्चना जी। सर, आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट रखा है। एंड जब जीएसटी काउंसिल फॉर्म हुई थी तो बड़ी सी उम्मीदें थी, और शायद मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अब जो डीलर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि जीएसटी की अलग मिनिस्ट्री हो, क्योंकि जिस लेवल पे उन्होंने एड्रेस करने की बात करी थी, इश्यूज को, चैलेंजेस को, लार्जर पर्सपेक्टिव की बात हुई थी, वो हुई नहीं। एंड एक जो इंटेंशन है, एक जो जीएसटी काउंसिल है वो आती है, मीटिंग करती है, और मीटिंग करके फिर एक जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसको लोग डिलिब्रेट करते हैं और उसको बता दिया जाता है, और उसके बाद उस पर कुछ काम होता है कि नहीं होता है, वो थोड़ी सी एक सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है मेरे हिसाब से। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल में लेके जाऊंगी कि जून 2020 में निर्मला जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के ऊपर जो फिटमेंट कमेटी है उन्होंने कुछ डिसीजन ले लिया है, और पॉसिबली अगले काउंसिल मीटिंग में वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को कोशिश करेंगे, वो जो लैक्यूना है जो जिसकी वजह से रिफंड होता है या वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होता है, उसको वो लोग कोशिश करेंगे वो सॉर्ट आउट करें। नाउ इमेजिन जून 2020 एंड वी आर सिटिंग इन जुलाई 21 राइट नाउ, और उस चीज को एड्रेस भी नहीं किया गया। सोल्यूशन तो दूर की बात है, क्योंकि उस जब वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो डीलर स्टार्टेड इमेजिनिंग के हो सकता है कि वो इनपुट के रेट बढ़ा दे, हो सकता है वो आउटपुट के रेट्स कम कर दे, क्योंकि बिजनेस है, प्लान करना पड़ता है। आप ऐसे ही रातों रात डिसीजन लेके बोल दो कि ये चीजें कर दो, ये इतना इजी नहीं है। तो जीएसटी काउंसिल मेरे हिसाब से there has to be two aspect to it. One is the council which comes and takes a decision in the larger interest of the society, and then there has to be an executive council to GST council. अब ये होता क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर है जो अपने रूटीन काम में लगे हुए हैं उनको ही जीएसटी काउंसिल के डिसीजंस को भी एग्जीक्यूट करना होता है। तो कई बार क्या होता है, नोटिफिकेशंस नहीं आती है। जैसे 50(1) की बात अफसर कर रहे थे, नेट टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए, उसकी नोटिफिकेशन आते आते इट टेक्स ह्यूज टाइम, और वो जो गैप होता है वो मेरे लिए कॉस्ट है, चाहे वो टैक्स कंसल्टेंट हो चाहे बिजनेस हो, हमारे लिए कॉस्ट है, बिकॉज यू आर सिटिंग ऑन अ पोटेंशियल इंफॉर्मेशन, और उसकी वजह से कोई अगर उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से ट्रेड करना चाहता तो वो ट्रेड भी कर लेता। तो कई बार ये जो है एग्जीक्यूटिव जीएसटी काउंसिल की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो जो सारे व्यूज को गैदर करे। एक जैसे हमने लास्ट टाइम भी एक जो गवर्नमेंट ऑफिसर की एक वेबिनार चल रही थी उसमें हमने बहुत ही कैटेगरिकली रिक्वेस्ट किया था कि आपका जो ग्रीवेंस का हेल्प डेस्क है वो सिस्टम से कनेक्टेड ही नहीं है, वो आपका एक सिस्टम अलग चल रहा है। नोवेयर इन दिस एंटायर डिजिटल सिस्टम, जितना हम जानते हैं, ग्रीवेंस हेल्प डेस्क इज नेवर डिस्कनेक्टेड विद द मेन डेस्क। आज मुझे 3B पे क्वेरी रेज करनी है, मेरा पोर्टल अलग है। आज मुझे R1 पे क्वेरी रेज करनी है, मेरा पोर्टल अलग है। व्हाई डोंट यू इंटीग्रेट दिस कि मैं GSTR 1 पे ही जाऊं और वहां पे मुझे जो इश्यू वहीं पे मैं क्लिक करूं और मेरा ग्रीवेंस रेज हो जाए, ताकि आपको स्क्रीनशॉट भी वहीं दिखाई दे जाए। आप क्यों चाहते हो कि हम आपको अलग से स्क्रीनशॉट भेजें, और फिर उसकी MIS किधर जा रही है? जो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो गवर्नमेंट को जानी चाहिए कि पूरे दिन में 1 लाख ग्रीवेंसेस आए, उनके सोल्यूशन की क्या है, उनकी क्लैरिटी कितनी है। आप मानेंगे नहीं, कई बार तो ये सोल्यूशन आती है कि आपकी क्वेरी हैज बीन रिजॉल्व्ड, और जबकि उसके ऊपर कोई रेजोल्यूशन आया नहीं है। सो हु इज लुकिंग एट दिस? देयर शुड बी, एंड दिस इज प्योरली अ सजेशन, कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो जो लार्जर इंटरेस्ट में डीलर्स की सारी प्रॉब्लम्स को समझे, उसको इकट्ठा करे, उसको समराइज करे,
और उसको फिर डेलिब्रेट भी करे कि हमारे पास इतनी ग्रीवेंसेस आई हैं, अगर 10,000 ग्रीवेंसेस आई है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, and with a particular point which can bring a change in the decision, that has to be looked and that has to be commented upon and become a part of the minutes of the GST council. अच्छा, दूसरा इसका एक मैं पहलू बताना चाहूंगी कि जितने भी मैंने जीएसटी काउंसिल के मिनट्स मैंने पढ़े हैं, 44 काउंसिल के मिनट्स, आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा जो है ना एक नेगेटिव अप्रोच के साथ जो बोलते हैं ना प्रेजेंटेशंस आती है। मैं आपको सिंपल बताऊं, जब 2A बना था और उन्होंने कहा कि आईटीसी और 2A में गैप है, और उन्होंने कहा कुछ 2 लाख करोड़ का, मुझे एग्जैक्ट फिगर अभी याद नहीं है, 2 लाख करोड़ का गैप है आईटीसी में, यानी 3B में जो क्लेम किया गया और जो 2A में नजर आ रहा है उसमें इतना ज्यादा गैप है। नाउ फॉर दैट 36(4) was brought in without understanding why the gap exists. First of all, instead of bringing a clarity and a transparency in this gap, they prefer to resist, create a लक्ष्मण रेखा कि आप इसके ऊपर जा ही नहीं सकते, आपके सिस्टम में लैक्यूना है, आपकी सिस्टम नहीं बता रही है कि गैप क्यों है। अगर 3B में, क्या सारे बिजनेस डीलर्स के 3B में गैप है? क्या बड़ी कंपनियों के बिजनेस 3B में गैप है, या छोटे एमएसएमई अनऑर्गेनाइज सेटअप में गैप है? ये चीजों को डेलिब्रेट ही नहीं हुआ, बस 2 लाख करोड़ कुछ अमाउंट का गैप दिखाया गया और उन्होंने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। 9 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आती है 20%, 1 जनवरी को आपको इंप्लीमेंट किया था 10%, एंड नाउ वी आर सिटिंग एट 5%। इमेजिन अ पर्सन हु हैज अ वर्किंग कैपिटल क्रंच इन कोरोना, उसको घर से, और वो तो एक 86B जो ले आए 1% आपको होल्ड करके, वो तो एक अलग ही, मतलब अर्पित सर कैन बेटर कमेंट ऑन इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। मतलब मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया कि वो आया कहाँ से, और हु ब्रॉट दैट थॉट प्रोसेस कि 1% होल्ड कर लो, कैश भी होल्ड कर लो सारा। तो समवेयर जीएसटी काउंसिल हैज टू बी बैक्ड बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एंड दैट काउंसिल हैज टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी रिसेप्टिव इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द इनपुट्स एंड गिविंग द सॉल्यूशंस। आज के दिन भी क्या होता है, जैसे अगर आप वो जीएसटी के जो गवर्नमेंट के सेमिनार्स होते हैं उनमें आप देखोगे तो उसमें कई बार तो ऐसी क्वेरीज आती हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि पर्सन इज ओनली वेटिंग फॉर अ क्लैरिटी। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, उन्होंने फ्लायर्स बनाए हैं, उन्होंने क्लैरिफिकेशंस लाए, जब भी उनके पास कोई मैटर गया, तो चाहे सैनिटाइजर की बात हो, भले वो गैप्स एग्जिस्ट करते हो, बट दे हैव ट्राइड टू क्लैरिफाई। जैसे डायरेक्टर सिटिंग फीस था, उसमें इश्यूज थे, लोगों ने रिप्रेजेंट किया, तो दे डिड, बट इट टेक्स टाइम, एंड टिल द टाइम यू नो बोलते ना, कहते काम हो जाता तब तक वाटर ऑलरेडी पास टू द ब्रिज। तो कोई मतलब नहीं है उसको ये करके, उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल ले आओ, एंड विच काउंसिल इज फ्री। हम जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, गुजरात से लेके आसाम की बात करते हैं, 1 नेशन 1 टैक्स। तो हो सकता है कहीं पे नमक ज्यादा पैदा होता हो सकता है कहीं पे गेहूं ज्यादा पैदा होता हो सकता है कहीं पे इंडस्ट्रियल सेटअप ज्यादा हो सकता है कोई पर्टिकुलर एक मोनोपोली कहीं पे जनरेट हो रही हो। ये सब कौन देखेगा? आज हमने सूरत से टेक्सटाइल मिस कर दिया, पूरी बांग्लादेश चली गई है। ये लार्जर इंटरेस्ट में है। जब हम कहते हैं ना कैस्केडिंग इफेक्ट, तो कैस्केडिंग इफेक्ट जीएसटी की वजह से खाली आईटीसी में नहीं है, बिजनेस में है, जॉब्स में है, वर्क प्रोफाइल में। सो एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज रिक्वायर्ड टू लुक अराउंड, मीट पीपल, अंडरस्टैंड, गो टू द ग्राउंड्स। ईवे बिल, आप ईवे बिल देखते थे, ईवे बिल का आज आप देखोगे कोई स्टेट्स में बहुत रिलीजियसली एकदम इम्प्लीमेंटेशन है, एक भी ट्रक नहीं निकल पाती है, और कोई स्टेट्स में चेकिंग ही नहीं होती। तो वहां पे कैसा है कि आप 50,000 के ऊपर ही बना के चले जाओ, 1 लाख के ऊपर ही बना के चले जाओ। सॉरी टू से दिस, बट ये जो लैक्यूना होता है ना, ये गिव्स अ गैप टू दी पीपल हु आर अपॉर्चुनिस्ट। सर ने कहा कि फेक बिल वाले का डेटा तो हरदम मैच होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उस माइंडसेट से बैठा है, उसको मैनिपुलेट ही करना है। तो उसके पास वो 36 बुद्धि है कि वो चारों मैप करेगा। जब हम बैंक ऑडिट पे जाते थे तो हमारे सीनियर कहते थे कि कोई लोन फाइल में अगर कोई बंदा एकदम बकायदा टाई कोट ला के बैठा ना, उसकी प्रोफाइल एकदम क्लियर दिख रही कि उसकी डेथ सर्टिफिकेट से बर्थ सर्टिफिकेट सारी चीजें है ना, तो समझ लो वहीं पे कोई प्रॉब्लम है। तो समथिंग विच लुक्स वेरी क्लीन, टू गुड टू बी ट्रू कहते हैं फॉरेंसिक ऑडिट में, टू गुड टू बी ट्रू। तो वो 100% मैचिंग, मतलब उसने 1 रुपए की पेंसिल खरीदी, उसका भी जीएसटी अगर उसका मैच हो रहा है तो समझ लो कहीं प्रॉब्लम है। तो यूज टेक्नोलॉजी, यूज द काउंसिल टू ब्रिंग पीपल एट वन प्लेटफॉर्म। आज एएमटीपी कर रहा है कि जैसे मैंने लास्ट टाइम टीम को रिक्वेस्ट किया था कि साउथ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एंड टीम टुक द एफर्ट। आज साउथ से आई थिंक अपने पास 7-8 लोग हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाई कैंट काउंसिल डू इट? ब्रिंग एवरीवन ऑन वन प्लेटफॉर्म और मेक इट एग्जीक्यूटिव।
आप इंटरनेशनल लेवल पे देखिए, आप ई इनवॉइस जब लागू करते हो तो आप हमको एग्जांपल देते हो डेनमार्क की, सिंगापुर की, लेकिन सिंगापुर में जीएसटीआर 1 2A नहीं है सर। आप बोलते हो ई इनवॉइस बना लो, उनके यहाँ पे 2A मैचिंग नहीं होता, उनके यहाँ पे 5% की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप हमको बोलो ई इनवॉइस बना, हम बना लेंगे, बट आप पहले ये तो देखिए कि आपका सिस्टम कितनी स्ट्रीमलाइंड है। आज आपका निक पोर्टल पे जाओ, वो चलती नहीं है। तो जब व्हेन यू बाय द लार्जर थिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल डोमेन, you bring the technology also to that level, you bring the people also to that level, so that मैं छोटा सा छोटा बिजनेसमैन भी वो गियर्ड है कि नहीं, आज के दिन मुझे अगर कोई सिस्टम में चेंज करना है या कोई टैली अपडेट करनी है तो मैं भी उस लेवल पे कर लूं। आज आप एक खौफ चल रहा है कि 5 करोड़ के ऊपर शायद वो इनवॉइस ले आएंगे सितंबर या अक्टूबर से, तो दे आर ट्राइंग टू गियर अप, बट व्हाट अबाउट द कॉस्ट, व्हाट अबाउट द एफर्ट? जब कोई ऑफिस ही नहीं जा पा रहा है, कोरोना का डेडलॉक चल रहा है, तो वो कैसे काम करेगा? तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल लुकिंग एट द वेरियस panorama हैज टू बी ब्रॉट इन। दिस इज माय हम्बल सबमिशन। आपका दोनों जो पार्टिसिपेंट्स थे मेरे साथ, उन दोनों का हार्दिक धन्यवाद। उन्होंने इस पैनल डिस्कशन में मेरे साथ भाग लिया। वीरेंद्र जी ने जितना टाइम हम लोगों को दिया था उससे थोड़ा सा टाइम एक्सेस हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ इच्छाएं हैं जो अर्पित जी की है मुझसे सवाल पूछने की, फिर किसी वेबिनार में मिलेंगे। मैं माइक नहीं सर, सर माफी चाहता हूँ जी। कोई अभी समय है, अब वैसे ही 8:30 तो बज गए जी हाँ, अर्पित सर सवाल पूछेंगे, हमें भी कुछ जानकारी मिलेगी, तो अर्पित सर पूछ ही लीजिए आज ही। चलिए अर्पित जी कुछ पूछिए। सर मैं तो देखिए इनके लिए AIMTP के लिए एक रिप्रेजेंटेशन के मैटर के हिसाब से पूछ रहा हूँ, जो इनके एसोसिएशन इंडिया में जितनी भी एसोसिएशन हैं सबके लिए बेनिफिशियल होगा। आईटीसी मिसमैच के लिए देखिए एक चीज तो हमको माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आईटीसी मिसमैच होना चाहिए, इट शुड नॉट बी डीलिंग, ठीक है ना। व्हाट इज द सिंपलेस्ट मैकेनिज्म एंड इफेक्टिव मैकेनिज्म व्हिच यू कैन सजेस्ट एंड व्हिच कैन बी मेड पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय AIMTP आल्सो? अर्पित जी, मैंने बहुत जगह लिखा है कि आईटीसी को लेकर सरकार से शुरुआत से गलतियां क्या हुई। दो चीज है, एक तो बिल टू बिल सूचनाएं चाहते हैं, और बिल टू बिल सूचनाएं चाहने के बाद भी उनका मकसद हल नहीं हुआ। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर वो परचेजर से डीलर टू डीलर परचेजेस लेते हैं और सेलर से डीलर टू डीलर सेल की इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसा कि वैट में होता था, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैंने जो बोला उसमें भी यही था। और रिप्रेजेंटेशन जो मैंने दिए हैं अब तक जिन भी संस्थाओं के जरिए, उनमें भी मैंने यही पॉइंट उठाया कि आप क्यों कोशिश करते हैं, आप थोड़ा सा विश्वास कीजिए डीलर्स पे। अब इसमें होता क्या है, इस समय जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि सेलर तो अपनी सेल बता देता है, लेकिन परचेजर उसने गुड्स कहाँ से खरीदा है, सर्विसेज कहाँ से लिए, उसकी कोई सूचना सरकार को नहीं देता। तो ऐसे में क्या होता है कि ये पता ही नहीं चल रहा है कि सेलर ने कितनी सेल्स है जिसके बारे में सूचना नहीं दी है। ऐसा वैट में होता था कि सेलर अपनी सेल दिखाता था, परचेजर अपनी परचेजेस दिखाता था, दोनों के कंप्यूटर में डाल दिया जाता था, उससे जो मिसमैच आता था दोनों के अकाउंट्स में डाल दिया जाता था, और दोनों मिलके उसको दूर कर लेते। अगर दूर भी नहीं करते तो सरकार को कम से कम ये तो पता लग जाता था कि सेलर ने कौन सी सेल है जो नहीं दिखाई है। दूसरी चीज होती है कि जब आप यही चेक नहीं कर रहे हैं कि सेलर ने रजिस्टर्ड डीलर को की हुई कौन सी सेल नहीं दिखाई है, तो फिर वो B2C जो बेचता होगा उसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं लगेगा। तो सबसे अच्छा तरीका जो आईटीसी मिसमैच का है, एक तो समय देना होगा उसको। आपने क्या किया कि जब आपसे गलतियां हो गई, जब आपको समझ में आया कि आईटीसी मिसमैच को लेकर समस्या खड़ी हो रही है, तो आप उसको टाइट करते गए। और इस टाइट में नुकसान क्या हुआ? इस टाइट में नुकसान उस आदमी का हुआ जो पहले से टैक्स दे के आता है, जो सेलर को अपना टैक्स दे चुका है। दो चीजें इसमें सही करनी पड़ेगी उनको, एक तो मिसमैच को दूर करने के लिए 3 से 6 महीने का टाइम देना होगा। दूसरी बात यह है कि मिसमैच सेंट्रलाइज लेवल पे निकालने होंगे। और तीसरा ये होगा कि उनको कानून में ये संशोधन करना पड़ेगा कि जिस सेलर ने टैक्स ले लिया है और वो जमा नहीं कराता है, उसकी वसूली उसी सेलर से करनी है। तो यही मैंने कई बार लिखा है इसके बारे में भी। और वो क्यों नहीं समझना चाहते, अगर वो नहीं समझना चाहते हैं तो ये समस्या बढ़ती जाएगी। और समस्या ये होगी, जो टैक्स इवेडर्स हैं इस वक्त मैं कहता हूं कि 1% है, इस समस्या के बढ़ते वो बढ़ते जाएंगे। क्योंकि आप क्या चाहते हैं,
मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप किसी एक डीलर से फ्रिज खरीद के लाए, मान लीजिए कंजम्पशन के लिए फ्रिज खरीद के लाए, 50,000 रुपए का फ्रिज था, 18% से उस पर टैक्स आप 9,000 रुपए दे के आए, आप घर पहुंच गए, ठीक है, तो कभी सरकार आपसे पूछने आती है कि उसने टैक्स जमा नहीं कराया, वो टैक्स कहां गया? जब नहीं आती है तो फिर वो रजिस्टर्ड डीलर से पूछने के लिए क्यों जाते हैं कि वो टैक्स कहां गया? जब आपको पता है, आप उससे सूचना लीजिए परचेजर से कि उसने किस किस आदमी से कितना कितना माल खरीदा है, और जब वो उसकी सूचना चली जाएगी उसके बाद पता लग जाएगा कि सेलर ने कौन सा टैक्स जमा नहीं कराया है। लेकिन आपने किया क्या कि आप चाहते हैं कि बहुत टाइट सिक्योरिटी रखी जाए, उसमें आप बिल टू बिल इंफॉर्मेशन चाहते हैं, एक हिस्सा आपसे पूरा छूट गया जो बेसिक लॉ में था कि 1, 2, 3 नंबर के आप रिटर्न भरवाएंगे, उसमें पता लग जाता आपको बहुत आसानी से। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो कानून बनाया गया था उसमें टैक्स चोरी की संभावना ही नहीं थी। टैक्स चोरी की संभावना इम्प्लीमेंटेशन में पैदा की गई, और उस टैक्स चोरी को पकड़ने के लिए उन्होंने स्ट्रिंजेंट लॉ बनाए, और उसमें जो ईमानदार टैक्स पेयर था वो भी फंस गया। तो इसको अगर सरकार संशोधन नहीं करेगी तो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो लाया गया है, पहली बात तो मैं 2 बातें कहता हूँ। सरकार कहती है कि ट्रेड और इंडस्ट्री थी, उसने गुड्स एंड सर्विस टैक्स मांगा था। मैं 2006 से काम कर रहा हूँ, मुझे तो कोई मिला ही नहीं जिसने सरकार को जाके कहा होगा कि जीएसटी ले आओ, हम पुराने टैक्सेस से परेशान है। सिर्फ वो लोग थे जो सेंट्रल एक्साइज का पेमेंट भी करते थे और वैट का पेमेंट भी करते थे, उनको कंपटीशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती थी छोटे डीलर्स से। दूसरा, सरकार क्या चाहती थी? सरकार ये चाहती थी कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरिंग स्टेज तक इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलते थे, उसको वो सेलिंग स्टेज तक बढ़ाना चाहती थी। और बताया गया कि हिंदुस्तान का ट्रेड और इंडस्ट्री इंतजार कर रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। जिस ट्रेड और इंडस्ट्री जिस गुड्स एंड सर्विस टैक्स का इंतजार कर रहा था वो तो ये था कि 1 लाख का बिल बनेगा, उसमें 18% टैक्स लगेगा और एक ही जगह जमा होगा। वो तो आया ही नहीं। मैंने शुरुआत में मेरा जो वीडियो बनाया था, एक हाउ टू मेक फर्स्ट बिल ऑफ जीएसटी, करीब 1.5 से 2 लाख लोगों ने उसको देखा था। वो लोग कहते हैं हमको तो पता ही नहीं था कि एक बार एक ही बिल में 2 टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन में आईटीसी को लेके ये सबसे बड़ी बात होगी कि इस जो गलती हुई है उसको उन्हें दूर करना पड़ेगा। अर्पित जी। थैंक यू सर। तो बोथरा साहब और नेमीचंद जी को और हमारे एएमटीपी एसोसिएशन को एक बहुत अच्छा मैटर मिला है टू सेंड अ रिप्रेजेंटेशन, और अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो देयर वुड बी नथिंग बेटर देन दिस इन जीएसटी। जो आपने एक चीज बोली कि आप सेलर से तो सब मांग रहे हैं, परचेजर से क्यों मांग रहे हैं? ये क्यों मानते हैं कि जो क्रेडिट क्लेम कर रहा है वही चोर है? ये क्यों नहीं मान रहे कि जो माल बेच रहा है वो भी अपनी सेल को कम दिखा रहा है? और ये डेटा इसलिए नहीं होना चाहिए कि परचेजर गलत कर रहा है या सेलर गलत कर रहा है, ये डेटा इसलिए होना चाहिए मैचिंग कि कोई जो भी चोरी कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करके सरकार उसके अगेंस्ट चलो, चाहे सेलर हो चाहे परचेजर। तो अब मैं वापस बोथरा साहब को हैंड ओवर करता हूँ सेशन। नेमीचंद जी, थैंक यू वेरी मच। मैं एक थोड़ा सा पॉइंट ऐड कर दूं, अगर मुझे अलाउ करेंगे तो। जी मैम, कंटिन्यू करिए। सर, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, अगर इसको बराबर से यूज करें तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना ये होगी नहीं। जैसे सिंपल है कि सीमेंट कंपनीज कितनी होंगी इंडिया में, हार्डली गिन के होंगी, बट उनके डीलर्स जब उनको बिल बनाते हैं तो उनके आईटीसी और सेल बिल तो काफी सारे के सारे इनवॉइस में आते हैं। आप उसको देखिएगा तो उनका पूरा जो पैनोरमा है, फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय द मेन कंपनी, मतलब उसको लेके टिल द टाइम द रिटेलर्स को जो फाइनली सेल करते हैं, वो पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा तो गवर्नमेंट के पास आ जाता है। तो दे कैन इजीली लिंक अप कि यहाँ से निकला तो 100 टन था तो यहाँ पहुंचा 150 टन कैसे हो सकता है, राइट? तो वो इजीली लिंक कर सकते हैं। इंटेंशन जो होती है ना वो मिसिंग है सर। अगर वो जीएसटीआर 2 को लाइव कर दे, आपकी ये सारी जो 36(4) की बात कर लीजिए या 43A या 16(2) की नोटिफाई करने की बात है, ये सारी खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट 16(4) भी खत्म हो जाएगा सर, क्योंकि जिस दिन आप मेरे सिस्टम पे अपनी बिल अपलोड कर दोगे 1 लाख रुपए की और मुझे वो दिखाई दे रही है तो मैं क्यों नहीं लूंगा उसको। आज के दिन क्या हो रहा है कि अगर आप 17, 18, 18, 19 में देखेंगे, कई लोगों ने इंपोर्ट का क्रेडिट मिस कर दिया, लेकिन नाउ आफ्टर जो वो 2A में दिख रहा है, जीएसटीआर के 2A में दिख रहा है, 2B में दिख रहा है इंपोर्ट, बिलीव मी पीपल आर नॉट मिसिंग इट, क्योंकि वो रिव्यू में आ रहा है कि भाई इंपोर्ट में भी कुछ है क्या, देख लो, वहां पे नजर आ रही है चीज। तो जब मेरे को वेंडर मेरा डेटा मेरे को सप्लाई करेगा, चाहे वो 10 लाख लाइन आइटम हो चाहे 10,000 लाइन आइटम हो, मेरा फर्ज बनता है कि मैं देख लूं, और नहीं देख रहा हूं तो मैनेजमेंट इज एट अ फॉल्ट। फिर वो 36(4) के लिए आपको ब्लेम भी नहीं करेंगे।
तो GSTR 2 जिस दिन सिंक्रोनाइज करके लाइव कर देंगे ना, टू माय ओपिनियन 60-65% प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड, बट वो नहीं हो रहा है। इसके लिए आई थिंक इंटेंशन इज मिसिंग। अगर आपका ई-वे बिल बन सकता है, ई इनवॉइस बन सकता है, आइस गेट सिंक्रोनाइज हो सकता है, आपका R1 बन सकता है, तो आपका 2 क्यों नहीं बन सकता? बट बन नहीं रहा, वो एक थोड़ा सा देखना होगा। सो मेरा छोटा सा ये सबमिशन था इसके लिए। मैम आपने कहा, वो बिल्कुल सही कहा कि इंटेंशन उनका है भी नहीं इवन। और GSTR 2 जो पहले बन चुका है इवन, बस उसको लाइव ही तो करना है, दोबारा करना है। हमने जुलाई में GSTR 2 को एक बार भरा भी है इवन, तो बस उसको कंटिन्यू किया जाएगा तो और बहुत फायदा होगा। जी 2A कर दिया, 2 भी कर दिया, तो 2 भी कर दो ना। और बिना 2 के आप 2A 2 भी नोटिफाई नहीं कर पाओगे। कैसे नोटिफाई करोगे जब मेन फॉर्म ही नहीं है? तो उसका एंसिलरी फॉर्म कैसे नोटिफाई कर पाओगे आप? तो जब तक वो नोटिफाई नहीं करोगे, आप 36 अभी 5% दे रहे हो, कल को 0% भी दोगे। परेशानी तो ये है ना, इंटेंशन मिसिंग है। बट थैंक यू सो मच AIMTPA अगेन, वीरेन जी एंड निमिचंद जी, ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच, लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। Thank you, Sudhir sir, for the opportunity. Arpit sir, really great. So many thoughts to take home. I'm so happy to be part of this platform. Thank